नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अविनाश आर्यन और आज हम सभी के बीच में हैं पाकिस्तान के क्रिकेटर सोहेब मकसूद। नाम जानते ही होंगे, पहचान के मोहताज नहीं है और इनको हम लोगों ने क्रिकेट खेलते हुए देखा, बल्लेबाजी करते हुए देखा, गेंदबाजों के छक्के छुड़ाते हुए देखा। लेकिन आज हो सकता है कि हमारे सवाल से सोहेब भाई के पसीने छूट जाए। हालांकि थोड़े मुश्किल सवाल करने वाला हूं, बट होपफुली सोहेब भाई सारे सवालों के जवाब दे तो और ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि दर्शक जो है वो वेट कर रहे थे। मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट भी डाला था कि सोहेब मकसूद भाई के साथ हमारा इंटरव्यू हुआ, आप अपने सवाल मुझे भेजें। और कई सवाल आए और उन्हीं सवाल को जो है हम आपसे करने वाले। सोहेब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, बिल्कुल ठीक ठाक। अविनाश भाई, आप सुनाएं कैसे हैं? एवरीथिंग इज गुड, माशाल्लाह। बस बढ़िया चल रहा है। थोड़ा सा ठंड ज्यादा आ गई है, पॉल्यूशन ज्यादा है, बाहर कम निकल रहे हैं। आपके इधर क्या हाल है? इधर क्या आपकी तरफ भी स्मोक है काफी? काफी ज्यादा, काफी ज्यादा। हमारे हमारे यहाँ सिटी में तो एक किस्म का मिनी लॉकडाउन लगा हुआ है। इवन ग्राउंड्स भी बंद है। लास्ट 2 डेज से बेहतर हो गया है। हाँ। वी हैड अ प्रॉपर सन। बट अभी हम्म। तक देखा जाए तो ग्राउंड्स के लिए लॉकडाउन है। इसकी समझ नहीं आ रही कि ग्राउंड्स में हाँ। क्या कहती है। अभी तो 2 दिन से प्रॉपर धूप है और ठंड जरूर हाँ। स्टार्ट हो गई है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आ, थोड़ा सा अर्ली ऑन से शुरू करते हैं, बचपन से। और मैं काफी ज्यादा रिसर्च भी कर रहा था आपके करियर को लेके। तो मुझे यह पता चला है कि सोहेब मकसूद पहले गेंदबाज बनना चाहते थे, ऑफ स्पिनर। बल्लेबाज कैसे बन गए? वेल, देखें, जब बचपन में आप क्रिकेट स्टार्ट करते हैं ना, तो हर कोई अपने आप को ऑलराउंडर समझता है। जब आप गली मोहल्ले में, घर में खेलते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। और मैंने एट द एज ऑफ 14 इयर्स मैंने स्टार्ट की थी क्रिकेट। और ओनली आई थिंक एट द एज ऑफ 15 और 15 एंड हाफ में प्रोफेशनल क्रिकेट में भी आ गया था। जी। तो मैंने अपना जो करियर का स्टार्ट था, वो आप ऐसे कह लें कि फास्ट बॉलिंग से किया था पहले। मैं अपने कॉलेज की तरफ से, कॉलेज का मेन फास्ट बॉलर होता था, क्योंकि मैं लंबा भी था काफी। तो अच्छा वाला इन स्विंग होता था, पेस वेस भी ठीक था। तो एक दिन थका हुआ था, तो एक दोस्त को नॉकिंग करवा रहा था। तो हमारे जो कॉलेज के कोच थे, उन्होंने कहा, ये तुम जरा ऑफ ब्रेक जो कर रहे हो, ये भाग के कर सकते हो, यानी कि रन अप से। मैंने कहा हाँ, कर सकता हूँ। तो मैंने वहां पे बॉल की है, तो उन्होंने कहा तुम फास्ट बॉलिंग क्यों करते हो, तुम तो यही किया करो। तो फिर इस तरह वो एज ए स्पिनर मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर मैं, आई थिंक आई वाज ओनली 16 व्हेन आई प्लेड अ फर्स्ट क्लास गेम, फर्स्ट क्लास क्रिकेट गेम एज एन ऑफ स्पिनर। और मेरी फर्स्ट क्लास की पहली विकेट बहुत बड़ा बैट्समैन है, मोहम्मद यूसुफ। कौन? अच्छा 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 अच्छा। को थोड़ा उस मैच तो के फिर बारे ये में हुआ कि बताएं। बस फिर मैंने ये हुआ कि मैं अंडर 19 क्रिकेट भी एज ए स्पिनर खेला, पाकिस्तान का हम्म। 19 खेला, एवरीथिंग। फिर हम्म। मुझे बैक इंजरी हुआ। और क्योंकि इंजरियों का और मेरा तो पूरा करियर का बड़ा सुहाना साथ रहा है हमेशा। कभी एंकल का ऑपरेशन, तो कभी शोल्डर का ऑपरेशन, तो कभी रिस्ट का ऑपरेशन, तो कभी कमर के मोरों का मसला। तो वो फिर बॉलिंग कर ही नहीं सकता था। 2 डिस्क डिसलोकेट हो गए थे। तो फिर मैंने क्रिकेट छोड़ दी फॉर अ ईयर एंड हाफ। और फिर ये था कि क्लब से कभी कभी मैच खेलने चले जाना, बैटिंग करनी, छक्के वक्के मारना। हम्म। उन्होंने बोला कि यार, तुम एज ए बैट्समैन खेला करो, तुम तो बैटिंग भी अच्छी करते हो। तो फिर मैंने बैटिंग शुरू की। तो विद इन 6 मंथ्स मैं फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मैंने कम बैक किया एज अ बैट्समैन। तो फिर मेरा बैटिंग का सफर स्टार्ट हो गया। वैसे इंजरी के बाद सोहेब भाई, मैं थोड़ा देख रहा था कि इंजरी के बाद जब जब आपने वापसी की है, बड़े धमाकेदार आपने वापसी की थी। जैसे कि आपने बताया कि एंकल इंजरी हुई थी, एंकल लिगामेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद आपने फर्स्ट क्लास 2010 के सीजन में आई थिंक कुछ हजार ज्यादा रन ठोक दिए थे उस सीजन आपने। हाँ, ये 2012 का सीजन था। हम्म। मुझे एंकल का मेरा सर्जरी हुई, तो उसके बाद मैं 1 डेढ़ साल क्रिकेट नहीं खेल सका था। फिर जब हम्म। वापस आया, तो हजार तो बहुत कम बोल रहे हैं, मैंने पूरे सीजन में मिलाकर तो 2000 से ऊपर रन किए थे। और 4 हाँ, हमारे लिस्ट डोमेस्टिक के टूर्नामेंट होते हैं, 3 का मैं लिस्ट एक एमवीपी था। जी जी, लिस्ट ए का 944 रन मैंने जोड़ा नहीं, एक्चुअली फर्स्ट क्लास का ही बताया। हाँ, तो फिर ये था, T20 के भी थे 300 to 400 रन।
तो अगर पूरा सीजन मिला दे तो 23-2400 रन थे। और आप अंदाजा लगा लें कि उस टाइम पे कंपटीशन ऐसा होता था कि आफ्टर स्कोरिंग 23 to 2400 runs in a single season, I was not selected in 45 players. बाप रे। तो फिर ये था कि लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, जब भी आई थिंक वो एंकल का जो इंजरी था वो मेरा बड़ा करियर थ्रेटनिंग था, बिकॉज जो मेरा एक्लिस टेंडन था वो 80% से ज्यादा रैप्चर हो गया था। तो जी इवन आफ्टर द सर्जरी डॉक्टर सेड कि इट विल बी वेरी हार्ड फॉर हिम टू मेक अ कमबैक, बट यू नो क्रिकेट का जुनून हम पाकिस्तानियों में और इंडियंस में ऐसा है कि जब तक हमारा बॉडी बिल्कुल टूट नहीं जाता हम लोग बोलते हैं नहीं, वी विल ट्राई एंड विल ट्राई टू प्ले। तो बस इस तरह कहीं ना कहीं कमबैक होता रहा। लेकिन मेरा बड़ा ना अविनाश भाई कैरियर के यू नो प्राइम टाइम्स में जब मैं यानी कि पीक पे होता था ना, तब मुझे इंजरी होती थी। इंजरी खा गया कहीं ना कहीं, काफी ज्यादा अफेक्टेड रहा है नहीं, करियर। कोई नहीं खा गया सर, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आई एम स्टिल बिलीव आई एम ब्लेस्ड दैट आई प्लेड फॉर माय कंट्री फॉर ओवर द फ्यू इयर्स। और यस आई कुड हैव डन अ लॉट बेटर, बट देयर वर सो मेनी प्लेयर्स इन माय सिटी जो मुझे लगता है मेरे से बड़े बेहतर प्लेयर थे। दे कुडंट इवन मेक इट टू द फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो ये भी फर्स्ट खुदा क्लास का क्रिकेट। करम होता है, जो अल्लाह ने नसीब में लिखा होता है। आई फील वेरी ब्लेस्ड। अच्छा, सोहेब मकसूद का आइडल कौन था? मतलब बहुत सारे लेजेंड हुए हैं, लेकिन कोई एक ऐसा कोई क्रिकेटर अगर मैं पूछूं कि यार सोहेब भाई आप ना किसको देखते हुए बड़े हुए? जैसे हमारे इंडिया में लोग बोलते हैं विराट कोहली, एम एस धोनी, सचिन पाजी, राहुल द्रविड़, बहुत सारे लेजेंड्स हैं। सोहेब मकसूद किसके फैन थे? देखिए, जिस टाइम पे मैंने क्रिकेट शुरू की थी उस वक्त हमारे, आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन 2002-2003, मैंने जब क्लब क्रिकेट क्लब में ज्वाइन किया और क्लब क्रिकेट स्टार्ट की थी, तो उस टाइम पे इंजमाम उल हक का एक बड़ा ऑरा होता था हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में। वो बड़ी फैन फॉलोइंग थी उनकी, लोग उनको बड़ा पसंद करते थे। तो लकीली ही वाज फ्रॉम द सेम सिटी जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, और ही वाज इवन फ्रॉम द सेम क्रिकेट क्लब। तो वो कभी-कभी, जब वो तो बिजी रहते थे, ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी थे उस टाइम पे, कभी-कभी वो प्रैक्टिस करने आते थे, तो मैं हमेशा से उनका फैन था। तो फैन इन द सेंस के कभी सोचा नहीं था कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूंगा। और अगर मैं अपनी जिंदगी में अगर दो क्रिकेटरों का फैन रहा हूँ, और अभी तक मेरी लाइफ में दो क्रिकेटर ऐसे हैं जिनके साथ मैंने सेल्फी बनाई है बड़े शौक से। एक थे इंजमाम उल हक और एक युवराज सिंह। युवराज सिंह, वाह। बहुत बहुत पसंद थे सर, वो जो उनका ओरा था ना, वो अपने जी टाइम पे अलग ही लेवल था उनका। अभी जब हम चैंपियंस लीग का मैच खेले थे तो मैंने उससे पहले मैं उनके खिलाफ एशिया कप वर्ल्ड कप्स के गेम भी खेला हुआ हूँ। जी लेकिन मैं चैंपियंस लीग में उनको मिला, मैंने बोला कि सर बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैंने उनके साथ एक सेल्फी बनाई। हालांकि रोहित शर्मा, विराट कोहली सबके साथ खेले हैं, बड़ा प्रेस करते उन्हें, लेकिन जो ओरा था ना सर युवराज सिंह का, यू नो जी। अब तो हर क्रिकेटर ही ग्लैमरस है। तो उस टाइम पे उनको एक अलग ही लेवल का ग्लैमर था उनका। जी और उनकी बैटिंग तो मैं तो माशाल्लाह। बिलीव करता हूँ कि क्या व्हाइट बॉल क्रिकेटर इंडिया में आज तक पैदा ही नहीं हुआ, जो मुझे फील होता है। उनसे बड़ा व्हाइट बॉल मैच विनर। मुझे लगता है उनसे बड़ा व्हाइट बॉल का क्रिकेटर इंडिया में मुझे नहीं लगता पैदा हुआ, जितने वो दुनिया के नंबर 1 वो ऑलराउंडर थे, दुनिया के नंबर 1 फील्डर थे। और बैटिंग तो ना ही पूछें, क्या खूबसूरत बैटिंग करते हैं सर, बड़ा मजा। अभी भी कभी-कभी दिल करता है तो उनके वो 6 छक्के देखते हैं यूट्यूब पे जाके। युवराज सिंह का वो औरा था। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि इंजमामुल हक आपके शहर से थे, आप उनको आइडल मानते थे, फैन थे उनके। आपका भी कुछ कंपैरिजन होने लगा था कि यार ये दूसरा इंजमाम पाकिस्तान को मिल गया है, और तुलना होती थी। क्या है उस पर आपका कहना सोहेब भाई? सर देखें, जब किसी भी एक न्यू कमर का कंपैरिजन आप इतने बड़े लेजेंड से करते हैं ना, तो पता नहीं कहीं ना कहीं वो जो नया प्लेयर होता है ना, वो बेचारा कभी भी उतना सक्सेसफुल बन नहीं पाता। अब ये मेरे हाथ में तो नहीं था कि मुझे इंजमाम से कंपेयर करते थे। मैं तो उस वक्त भी बोलता था कि मैं 10 दफा पैदा होकर भी उस जैसा बैट्समैन नहीं बन सकता। और मुझे ये अभी भी मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि पाकिस्तान जी की हिस्ट्री में आज तक उनसे टैलेंटेड बैट्समैन पैदा ही नहीं हुआ।
चाहे जो भी थे, ज़हीर अब्बास थे, बाबर आजम है, जावेद मियांदाद थे, लेकिन ओनली एक टैलेंट वाइज मैं बोलूँ तो उनसे टैलेंटेड बैट्समैन मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई होगा। लेकिन जब कंपैरिजन शुरू हो जाता है तो प्रेशर भी आता है उसका, लेकिन अंदर से हर प्लेयर को पता होता है कि यार इस कंपैरिजन का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन लोग करते हैं। लोगों को करना होता है, कभी बाबर आजम को विराट कोहली से मिलाना होता है और कभी फलां को फलां से मिलाना होता है, तो वो ये चलता रहता है। प्रेशर लिया था आपने वो इंजमामुल हक का, एक जो उनकी लेगेसी रही है, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एशिया में अगर सबसे बड़ा मिडिल ऑर्डर मैच विनर कोई प्लेयर रहा है, सबसे बड़ा बल्लेबाज रहा है मिडिल ऑर्डर का, तो वह है इंजमामुल हक। तो एक लेगेसी जो उनकी रही है, उसके नीचे थोड़े से दब से नहीं गए सोहेब भाई, ऐसा कुछ शुरू में? नहीं, देखिए, दब तो नहीं गया था बिल्कुल, मैं तो इस चीज को इतना नोटिस भी नहीं करता था। मुझे अपनी इंजरी की फुर्सत नहीं मिलती थी कि मैं इसको नोटिस करता, और मैंने कभी इस चीज का प्रेशर नहीं लिया, और ना ही कोई मुझे इसको इसको सुन के कोई एक्साइटमेंट होती थी, बिकॉज इनसाइड माई सेल्फ मुझे तो पता था कि ये एक रॉन्ग कंपैरिजन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे करियर में इतनी लंबी लंबी टाइम वाली इंजरियां मेरे पीक के टाइम पे हुई। 2014 में मैं परमानेंट मेंबर था पाकिस्तानी टीम का, और मैं अपनी पीक को हिट कर रहा था। उस टाइम मेरी ए टीम का मैं कैप्टन भी था। मेरी रिस्ट टूट जाना, फिर रिस्ट का ऑपरेशन होना, फिर उसको नॉक होने लग जाना, मेरा इंजर्ड 2015 का वर्ल्ड कप खेलना, हाफ फिट था, मेरी रिस्ट का इशू था। फिर कम बैक करना 2021 में टीम में, 5 डोमेस्टिक का रगड़ा खाना, परफॉर्म करना वनडे में, फोरडे में, पीएसएल में, फिर टीम में आना, एक आधी सीरीज खेलना, उसके बाद फिर इंजर्ड हो जाना, फिर बाहर हो जाना टीम से। तो मैं तो इन चीजों से नहीं निकला था पूरी लाइफ। लेकिन जो भी अभी तक का सफर है, आई एम स्टिल प्लेइंग क्रिकेट। तो यू नो ये बहुत लोग इसका ख्वाब देखते हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है हम लोग इस ख्वाब को जी रहे हैं। आपका डेब्यू बड़ा कमाल का हुआ था वनडे का। 56 रन आपने बनाए थे, 54 बॉल साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और तगड़े बॉलर के सामने। कैसा एक्सपीरियंस था पहला मैच खेलने का, और देश के लिए पहली वो जो जर्सी, ग्रीन जर्सी जब चढ़ती है बॉडी पे, शरीर पे, जब पहनते हैं आप और जब मैदान में जाते हैं, इतने फैंस रहते हैं, एक सपना पूरा होता है किसी भी क्रिकेटर का कि अपने देश के लिए खेलूं इंटरनेशनल लेवल पे, और पहले मुकाबले में आप इतना बढ़िया खेलते हो। इनफैक्ट उसके बाद दूसरा मैच भी जब आप खेलते हो तो वहां भी आपके बल्ले से 50 आता है। कैसे देखते हो आप पहला मैच और पहली सीरीज को? देखिए अविनाश भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ, सोशल मीडिया पे भी, ट्विटर पे भी मैं अक्सर ट्वीट्स करता हूँ कि अगर आपने एक नए लड़के को खिलाना है ना, तो आप मेक श्योर करेंगे व्हेन ही इज इन फॉर्म। डोमेस्टिक में अगर कोई लड़का बहुत रन कर रहा है, रन पे रन कर रहा है, दैट इज द राइट टाइम। हमारे पाकिस्तान में एट टाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़का अगर बहुत परफॉर्मेंसेस दे रहा है, उसका नाम कंसिडरेशन में लाया जाता है, उसको टीम में डाला जाता है, उसको फिर 2-4 सीरीज मैच नहीं मिलते, फिर फिर वो डोमेस्टिक में चला जाता है, बगैर खेले ड्रॉप होता है, फिर उसकी फॉर्म में डिप आता है, फिर उसको बुला के खिलाया जाता है। फॉर्म एक बैट्समैन की लाइफ में सर बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी पीक की फॉर्म में होते हैं ना, तो फिर जब मैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला था, मुझे ऐसा लगता है दैट वाज एट द पॉइंट ऑफ माय लाइफ एज अ क्रिकेटर, दैट आई वाज एट द पीक ऑफ माय बैटिंग फॉर्म। तो उस टाइम मुझे तो फील्डिंग में थोड़ा सा फील हुआ था, क्यों ना पहली दफा जब पाकिस्तान के लिए फील्डिंग करने गया था, पहले हमारी उस मैच में फील्डिंग थी, तो क्राउड फुल था, आवाजें आ रही थी, ये वो थोड़ा सा आपकी हार्ट बीट थोड़ी तेज होती है, थोड़ी सी घबराहट होती है। बैटिंग में भी एक दो बॉल थोड़ा सा इस तरह का फील हुआ था, लेकिन जब फॉर्म में था, मुझे तो कोई नहीं लगा कि मैं स्टेन को खेल रहा हूँ या इमरान ताहिर को खेल रहा हूँ, मॉर्कल को खेल रहा हूँ, तो ऐसा फील नहीं हुआ। लेकिन जब मेरा आगे करियर गया, फिर मैं 6 नंबर पे खेलता रहा, 7 नंबर पे खेलता रहा, 8 नंबर पे खेलता रहा। मुझे इससे वाकई याद आता है कि जब आप किसी प्लेयर को बनाना होता है ना, अभी भी मुझे एक वनडे याद है, वेस्ट इंडीज में हुआ था पाकिस्तान का। बाबर वाज क्रूजिंग टुवर्ड्स व्हाट ही इज टुडे। वो उसको एक मैच में 4 नंबर पे करके हफीज भाई को 3 नंबर पे पुश किया गया। हफीज भाई ने 80 समथिंग किया उस मैच में और मैन ऑफ द मैच हो गए। सर आप यकीन करें, यहाँ पे मीडिया ने, पीसीबी में, फैंस में एक अजाब सा नहीं पड़ गया कि नाउ दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय बाबर आजम। बाबर आजम नंबर 4 पे गए,
26 में 27 ओवर में उनकी बैटिंग आई, वो थोड़ा स्ट्रगल करते नजर आए। मेरे ख्याल उन्होंने कुछ 34-35 बॉलों पे 13-14 रन बनाए और वो आउट हो गए थे। सर मोहम्मद हफीज उस मैच में मैन ऑफ द मैच थे, 80 ऑड रन किए थे, पाकिस्तान मैच जीता था। एंड नेक्स्ट गेम ही वाज पुश्ड टू नंबर 5, बाबर आजम गॉट बैक टू नंबर 3। तो दैट्स हाउ यू डेवलप यंग क्रिकेटर्स। आप अगर बाबर आजम को उस टाइम पे 5-6 नंबर पे भेज दिया जाता, मैं तो टॉप ऑर्डर के लिए हमेशा कई हमारे यहाँ पे माशाल्लाह से क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। बैट्समैन का काम है जी, बैट्समैन का काम है जी वो बैटिंग करे, चाहे 8 पे जाए 9 पे जाए। तो फिर हार्ट डॉक्टर हार्ट सर्जरी क्यों नहीं कर सकता? हाँ बिल्कुल ठीक है, आप ओपनर को कहें 3 पे आके खेल लें, 3 नंबर वाले को बोले 4 पे खेल लें। अगर आप ओपनिंग बैट्समैन को कहेंगे 7वें नंबर पे जाके डिलीवर करके दे, वो नहीं कर सकता कभी भी। तो ये चीज बड़ी बाबर आजम को, अगर आई थिंक उस वक्त जो हमारे फैंस ने रिएक्ट किया था, हमारे मीडिया ने रिएक्ट किया था, अगर उस टाइम बाबर आजम को अगर पुश किया जाता 5-6 नंबर पे, तो वो आज ये बाबर आजम नहीं होते जो वो हैं। या रोहित शर्मा अगर 6 नंबर पे खेलते रहते तो वो आज ये रोहित शर्मा ना होते जो आज हैं। जी। चैंपियंस ट्रॉफी में उनको फिर ओपन के लिए भेजा गया था, उसके बाद तो सब कोई जानते ही हैं। थोड़ा सा ना मैं डोमेस्टिक पे बात करना चाहता हूँ सोहेब भाई। क्या स्ट्रक्चर है वहाँ का? डिपार्टमेंटल क्रिकेट को खत्म कर दिया गया और सुनने में बहुत कुछ भी आया है वहाँ पे, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो आप मुझे बताएं कि क्या चीज सही था, पहले जो चल रहा था वो सही था या आज जो डोमेस्टिक का हाल है वो सही है? देखिए अविनाश भी, हर जो स्ट्रक्चर आता है ना, जो भी सिस्टम आता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, हर सिस्टम के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अभी जो सिस्टम है उसका नुकसान ये है कि उसमें क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत गिर गई है। उसका फायदा ये है कि यू आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द मोर टीम्स, यू आर गिविंग मोर अपॉर्चुनिटी टू द मोर प्लेयर्स। जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, वो एक्सपैंड हुआ है। प्लेयर मोटिवेट होते हैं अब छोटे से से कि वो खेलेंगे और वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आएंगे। तो ये इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। जब पहले 6 टीमें होती थी, कंपटीशन वाज एट द टॉप नॉच। हमारा नेशनल T20 अक्सर हम बात करते थे कि अगर हम 1-2 ओवरसीज हर टीम में डाल दें तो इट्स PSL की टीमों से ज्यादा बेहतर टीमें होती थी वो। हो तो जाती है। अब ये हमें डिसाइड करना है। लेकिन मसला सर पता क्या आता है अविनाश भाई? मसला ये आता है कि हमारे यहाँ पे कोई भी जो डोमेस्टिक का क्रिकेट स्ट्रक्चर है ना जी, वो स्टे नहीं कर पाता 2 साल से ज्यादा। बिकॉज हमारे लोग अक्सर बात करते हैं ना, पाकिस्तानी टीम में ये प्रॉब्लम है, स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम है, मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम है, क्वालिटी बैट्समैन नहीं आ रहे, स्पिनर अच्छे नहीं आ रहे, इसको यहाँ करो, कैंप लगा दो पाकिस्तानी टीम के। खुदा की कसम इनको ये लगाने की जरूरत ही ना हो अगर ये अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को हम लोग स्ट्रॉन्ग कर लें। एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बना के उसको 10-15 साल चलने तो दें। क्योंकि हमारे यहाँ पे हमेशा बात होती है ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रक्चर, इंग्लैंड का काउंटी का स्ट्रक्चर, इंडिया का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आप मुझे बताएं इंडिया का जो करंट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ये कितने साल से चल रहा है? बहुत बहुत सालों से चल रहा है, बहुत सालों से। तो सर हमारे यहाँ पे अगर मैं बैठा हूँ, अभी मेरा 2 महीने बाद फर्स्ट क्लास का सीजन स्टार्ट हो रहा है, मुझे ना ये पता है स्ट्रक्चर क्या होगा, ना मुझे ये पता है मैं किस टीम में हूँगा, ना मुझे ये पता है मेरे टीममेट्स कहाँ होंगे, ना मुझे ये पता है मेरा होम ग्राउंड कहाँ होगा, ना मुझे ये पता है हमारे मैचेस कहाँ होंगे, ना इवन मुझे ये पता होगा कि मैंने पहले 4 डे गेम्स खेलनी है या 1 डे गेम्स खेलनी है। 4 डे गेम्स खेलनी है तो 5 दिन पहले शेड्यूल आएगा, अगले दिन कॉल आ जाएगी कि पहुंचे। तो जब तक आप इसको डिसिप्लिन नहीं करेंगे ना, अगर आप एक स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें आप ठीक है थोड़ा क्वांटिटी को भी रखें लेकिन क्वालिटी पे आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। अब 6 टीमें थी, आप 10 टीमें कर देते, डिपार्टमेंटों को आप थोड़ा सा इंकरेज करते कि यार अपनी टीमें बनाओ। अभी डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलने लग गए हैं दोबारा, लेकिन इनकी जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट डिपार्टमेंट की इस टाइम हो रही है, जो पहले चीज बंद करने से पहले उसका 30% भी नहीं है। उस टाइम इतनी हमारी हमारी जो मैंने 17 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, हमारा जो मेन फर्स्ट क्लास का टूर्नामेंट होता था वो डिपार्टमेंटल होता था। उसी के परफॉर्मेंस पे नेशनल सिलेक्शन होती थी और PCB की नजर भी उसी टूर्नामेंट पे होती थी। तो इससे नुकसान भी हुआ है और देखिए फायदा हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम है ना अविनाश भाई, वो ये है कि उसमें कोई कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। जब तक ये नहीं होगा ना, देखिए अगर आप डोमेस्टिक की एक टीम से खेलते हैं
आप जी जब तक 2-3 साल 80 to 90% ऑफ द प्लेयर्स दे विल नॉट प्ले फॉर द सेम टीम, वो टीम स्पिरिट, वो टीम कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? अब अगर मैं खेल रहा हूँ साउथ पंजाब की टीम में, मेरे साथ 16 लड़के हैं, अगले साल मैं पिंडी से खेलूंगा, मेरे साथ और 16 लड़के होंगे। हर कोई फिर इस तरह करता है कि यार आओ बस 5-6 मैच है, खेलो और चले जाओ। और डोमेस्टिक में कभी ड्यूक का बॉल लग जाता है, कभी कोकाबुरा का बॉल लग जाता है, कभी ग्रीन पिच बन जाते हैं, कभी फ्लैट पिच बन जाते हैं। जो ज्यादा टीमें फर्स्ट क्लास में रखने का सबसे बड़ा नुकसान है ना, जी आपको बड़े अजीब अजीब से अनकन्वेंशनल ग्राउंड्स में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी पड़ती है। और आप जब आते हैं जी नेशनल टीम के लिए, आपको स्टेडियम्स की पिचें डिफरेंट हाँ होती हैं। हम्म मेरा अब बेसिकली सवाल है आप हमें ना हमें जरूरत है एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की, जो भी जी पीसीबी बेहतर चलता है फिर उसको 10 साल का गो दे कि 10 साल यही चलेगा। क्योंकि हम लोग ना सर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, नेशनल, हम प्रोएक्टिव नहीं है उस मामले में, हम जी रिएक्टिव हैं। हम नेशनल टीम की परफॉर्मेंस पे रिएक्ट करके अपना अगले 2 साल का स्ट्रक्चर बनाते हैं फर्स्ट क्लास का। अगर हमारी बैटिंग फ्लॉप हो रही है तो हम ड्यूक का बॉल लगा देंगे डोमेस्टिक में। हमारे पास अच्छे फास्ट बॉलर नहीं आ रहे नेशनल टीम में, हम 2 साल जी के लिए कोकापुरा का बॉल लगाते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट एक अलग सिस्टम है, उसको चलने दें। चलने दे। सैलरी क्या है मतलब वहां पे, जैसे हमारा रणजी ट्रॉफी होता है, दिलीप ट्रॉफी होता है, ईरानी ट्रॉफी होती है, तो हमारे यहाँ के डोमेस्टिक का पता है कि इतनी इतनी सैलरी होती है, इतने मैच फीस वगैरह होते हैं। आपके इधर का क्या हिसाब किताब है उधर का, अगर आप बताना चाहे तो? अविनाश भाई, उतनी तो नहीं होगी जितनी टॉप नॉच कंट्रीज की है, जितनी दुनिया में इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, या इवन इंडिया की। लेकिन अगर उसमें कहा जाए तो बहुत इंप्रूवमेंट आई है इन लास्ट 2 years। प्लेयर्स ओके आर गेटिंग पेड, डिसेंट पेमेंट उनको मिलती है, मैच फीस को काफी डिसेंट कर दिया गया है, और उस चीज में इंप्रूवमेंट आ रही है। अभी काफी कम है, लेकिन वी कैन नॉट बी अनथैंकफुल, क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत कम पैसों में भी खेले हैं। ओके तो ऑब्वियसली आप उससे कंपैरिजन करते हैं तो अब काफी बेहतर है। आप अगर फर्स्ट क्लास का पूरा, अगर डोमेस्टिक का सीजन खेलते हैं तो यू कैन हैव इनफ अर्निंग कि आप अपना पूरा साल गुजार सकते हैं। एक छोटा सा ना, बहुत सारे दर्शकों को पता भी नहीं होता है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सोहेब भाई, एक प्रोफेशनल जो क्रिकेटर होता है उसके बैट की कीमत क्या होती होगी? ये अविनाश भाई, पहले ये चीप होते थे। हाँ, इससे अगर जी आप 3-4 साल पहले भी चले जाए ना, मैं अपनी पाकिस्तान की करेंसी में बात करूंगा, बिकॉज हमारी करेंसी लास्ट 3-4 जी ईयर्स में थोड़ी डिवैल्यू हुई है जी कंपेयर टू डॉलर। तो अब अब ये समझ लें कि जो हमारे फर्स्ट क्लास के प्लेयर की इस वक्त सैलरी है, जी उससे उसकी आधी सैलरी एक बैट पे लग जाएगी। अच्छा, अमूमन आप एक समझ लें राउंड फिगर अच्छा आप मुझे बैट बता आपको सकते हो? ना, आपको अच्छा बैट अराउंड 450 to 500 डॉलर्स मिलेगा, यूएसडी। 400 टू डॉलर में? अच्छा ठीक है, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो तकरीबन 45,000 से लेके 55,000 के आसपास के बीच में। हमारी करेंसी में तो वो लाइक ऑलमोस्ट हाँ 130 के। अच्छा, इसके लमसम में मिलता है। इंडिया में और कितने का मिलता है? नहीं, यहाँ तो फिर थोड़ा ये थोड़ा है, इसी के लमसम में है, इसी के लमसम में है। मतलब अब देखें ना, अब विराट जो बल्ला यूज करता है उसका तो फिर स्पॉन्सर तमाम चीजें लगती है तो बड़ी होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में जो प्रोफेशनल क्रिकेटर होते हैं उनके तकरीबन जो है ना 90,000 प्लस जाते हैं, मैं नाइन्टी हम भी थाउजेंड इंडिया से प्लस बड़े जाते बैट मंगवाते हैं अविनाश भाई। हैं। जी जी। जब पीएसएल दुबई में होता था तब हम बहुत एसएस के बैट्स मंगवाते थे उधर। हाँ, एक्चुअली मैंने ये 90 इसलिए बोला क्योंकि रिंकू सिंह को मैंने देखा था, तो उससे मुझे पता चला है कि 92,000 के आसपास में उनके बल्ले की कीमत थी। और एक दो जगह मैंने पूछा था, हालांकि वैरी करता है, इसलिए मैंने बोला आपको कि प्रोफेशनल क्रिकेटर जो इंटरनेशनल और खेल रहे होते हैं उनकी क्या कीमत होती है, वरना मिल तो ऐसे भी जाते हैं 30-40 हजार, 50 अच्छा, हजार, मैंने 10 जो हजार। आपको प्राइस बताई है ना, वो मैंने बताई है जो
एक पाकिस्तान का एंट्री लेवल इंटरनेशनल क्रिकेटर और पाकिस्तान का टॉप का फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बैट लेता है, मैंने उसकी प्राइस बताई है। जो बैट बाबर आजम यूज कर रहा होगा या मोहम्मद रिजवान यूज कर रहा होगा या सऊद शकील यूज कर रहे होते हैं, वो दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। लमसम में कितना होगा? मेरे ख्याल में बाबर का बैट अराउंड शुड बी मोर देन $2000 USD। मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि लगभग में 1,60,000 से ऊपर का? ऑलमोस्ट, बिकॉज मुझे याद है कि अभी एक बात बता दूं, हम अपनी करेंसी में बता रहे हैं आपको। हाँ, मैं अपनी करेंसी में बताऊं तो तकरीबन कोई 6-7 लाख रुपए का बैट बनेगा। बाबर का 6-7 लाख रुपए का बैट है? बिकॉज वो ग्रेनिकल्स है ना, वो अगर आई नो। उसी क्वालिटी का बैट अगर आप इंग्लैंड में किसी शॉप से जाके खरीदेंगे ना, आपको जी जी 12 to 1300 पाउंड्स का मिलेगा, और वो क्वालिटी का नहीं मिलेगा। ये आप याद रखिएगा, जो कंपनियां प्लेयर को वुड देती हैं, वो उनका मोस्ट एक्सपेंसिव बैट पे भी वो वुड नहीं होती। ओके, तो अभी ग्रेनिकल्स ने सौद शकील को साइन किया है, बाबर है, रिजवान है, तो इन लोगों की बैट की कीमत जो है पाकिस्तान के करेंसी में अगर आप देखें तो 6 से 7 लाख के बीच में आ जाएगा। मिनिमम इससे कम हो ही नहीं सकता। और ये इन बैट्स की कोई कीमत है नहीं, बिकॉज ये बैट्स मार्केट में फॉर सेल नहीं आते। जो लकड़ी इन प्लेयर्स को मिलती है ना, ये मार्केट में फॉर सेल वाली लकड़ी नहीं होती। टन्स ऑफ वुड आती है, उनमें से थोड़ी सी वुड होती है जिसको वो प्लेयर वुड बोलते हैं। वो प्लेयर वुड सिर्फ जो उनके स्पॉन्सर्ड प्लेयर्स होते हैं, वो उनके लिए होती है। उस लेवल की लकड़ी कभी भी मार्केट में नहीं आती। अच्छा, जो स्पॉन्सर्ड हैं तो उनके लिए अलग ही लकड़ी तैयार होती है, फिर वो अलग लेवल क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी का वो देते हैं। नहीं, तैयार अलग नहीं होती। जब वुड के जो ट्रीज होते हैं, उसमें कुछ डिफरेंट किस्म की वुड्स होती हैं। स्वीट पार्ट वाली, जो सबसे बगैर निशान वाली, कुछ बिल्कुल गंदी सी होगी, कुछ दरमियानी होगी, तो उसके हिसाब से उसमें पिंग भी उसके हिसाब से होती है, उसकी बैट की प्राइस भी उसके हिसाब से होती है। ओके ओके ओके, चलिए, ये मेरे भीतर बहुत ज्यादा जिज्ञासा था कि भाई होती कितने की है, तो अच्छा किया बताया आपने। अब मैं क्योंकि मैंने जो किट बैग खरीदी थी वो 8,000 रुपए में मुझे मिल गए थे इधर एसजी का, जो एक लोकल लेवल पे जो क्लब क्रिकेटर खेलता है, हम लोग जो एकेडमी वगैरह जाते हैं, जो बच्चे जाते हैं, तो 6 से 8,000 रुपए में आराम से मिल जाता है पूरा एक। एक चीज और है सोई भाई, मैंने एक सवाल जो है ये आपसे करनी है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल इतने ज्यादा नहीं है। कई चीजें होता है कि वो जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं जिसपे नहीं करना चाहिए, लाइक कि सोशल मीडिया पे कुछ हवा उठती है और तुरंत इंस्टाग्राम पोस्ट लगा देना, ये कर देना, वो कर देना। आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पाकिस्तान की टीम में प्रोफेशनलिज्म की कमी है? देखिए सर, हमारा जो सोशल मीडिया है ना, आई एम श्योर इंडिया का भी वैसा ही होगा, बिकॉज हमारे कंट्रीज में ना क्रिकेट इज वेरी बिग। और द प्रॉब्लम इज, आवाज आ रही है मेरी अविनाश भाई? आपकी तस्वीर अटक रही है। अच्छा, मेरी अटक रही है, एक मिनट। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आ रही है, आपकी आ रही है, आप बोलते रहे। आपकी आ रही है, मेरी आ रही है क्या आपको? हाँ, हेलो हेलो। जी जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज आपकी। मुझे स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा है सर, कंटिन्यू करें सर। मैं बस वही बात कर रहा हूँ। देखें, हाँ, क्रिकेटर भी इंसान होते हैं। बस थोड़ा सा मेरे ख्याल में क्रिकेटर्स को ये करना चाहिए कि जब दे आर ऑन टूर्स ना, दे शुड ट्राई टू अवॉइड स्पेशली ट्विटर। उसको जितना अवॉइड करेंगे ना, दैट वुड बी गुड फॉर देम। बिकॉज हर गेम पे हर घंटे बाद किसी को गालियां पड़ रही होती हैं, तो किसी की तारीफ हो रही होती है,
तो किसी को टीम से किक आउट किया जा रहा होता है, किसी को कैप्टन बनाया जा रहा होता है, तो ये चीजें चलती हैं। ऑब्वियसली अपने बारे में जब भी आप बुरा पढ़ोगे, अब्यूसिव पढ़ोगे, आपको गुस्सा आएगा, लेकिन उसको इग्नोर करना चाहिए। आई थिंक वो अवॉइड हो सकती हैं चीजें, बिकॉज अगर आप जवाब देने पे आ जाओगे, जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं वो यही तो चाहते हैं कि आपसे जवाब यही मिले। चाहते हैं। कई दफा मैं भी रिएक्ट किया हूँ, तो हम्म लेकिन वो हो जाता है। वो कई दफा ना आप उस शेल में होते हैं कि यू कांट हेल्प योरसेल्फ, लेकिन इस चीज को अवॉइड किया जा सकता था। जी जी बिल्कुल। सोहेल भाई, आपने इंडिया के अगेंस्ट भी मुकाबला खेला है हम लोगों के अगेंस्ट, क्या कुछ यादगार कुछ पल है ऐसे, कुछ किस्से उस मैच से रिलेटेड? देखिए, मैं तो इंडिया के खिलाफ जितने भी मैचेस खेला हूँ, एक मैच के अलावा मोस्टली हम हारे थे, क्योंकि हाँ। ऑब्वियसली मैं क्या, वर्ल्ड कप में मोस्टली सारे मैचेस ही तकरीबन हारे ही हैं पाकिस्तान। तो वो एशिया कप में एक जो शाहिद अफरीदी ने एंड में अश्विन को 2 छक्के मारे थे, तो वो एक यादगार लम्हा जरूर है। लेकिन यू नो पाक इंडिया से वर्ल्ड कप में मैं 2 मैचेस खेला हूँ, जो वो जो एक प्री मैच एक माहौल होता है ना, वो बड़ा मजे का जी। होता है। अच्छा। आपका अगले दिन मैच है, वो अगर चाहे वो 2015 का एडलेड हो, या 2014 में बांग्लादेश में T20 का मैच हो, या एशिया कप हो, वो जो का होटल में होने के बाहर सिटी के अंदर वो जो माहौल होता है ना इंडियन और पाकिस्तानी फैंस का, वो जी। बड़ा मजे का होता है। वो बस मुझे हमेशा ऐसा लगा है कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले जितने मैं खेला हूं ना, तो मुझे हमेशा लगा कि पाकिस्तान टीम सीम्ड अ लिटिल मोर एक्साइटेड गेम लेकर, अच्छा। और इंडिया की जो टीम थी दे सीम्ड मोर रिलैक्स्ड। तो जब आप ओवर एक्साइटेड होते हैं तो गलतियां ज्यादा करते हैं, तो इसलिए हम ज्यादा गेम अच्छा, मारे भी हैं। तो मतलब क्या होता होगा, मतलब ड्रेसिंग रूम में क्या बातें होती है, आज इनको फोड़ना है, क्या प्लानिंग होती है, आज इसको आउट करना है, इसको करना है, क्या कुछ कुछ तो हुआ होगा। जैसे कि आप मीरपुर में मुकाबला था जो आप लोगों ने जीता था, 38 रन आई थिंक आपने किए थे, और एक एडिलेड का मुकाबला है वर्ल्ड कप वाला, उस मैच में विराट ने सेंचुरी भी बनाई हुई थी। तो क्या था उस वर्ल्ड कप वाले मैच से पहले, कुछ तो ड्रेसिंग रूम का कुछ किस्सा, या फिर मैदान पर कुछ ऐसा हो गया हो, क्योंकि उस मैच में सोहेल खान बड़े अग्रेसिव नजर आ रहे थे, और सोहेल खान का भी एक मैंने पॉडकास्ट देखा था, विराट को भी वो स्लेजिंग कर रहे थे। कोई वो नहीं होता, लेकिन मुझे ये पता है कि जब भी इंडिया होते हैं तो थोड़ा सा ना हमारे प्लेयर थोड़े से ओवर एक्साइटेड होते हैं, बिकॉज एक बहुत बड़ी आवाज आ रही है मेरी। हाँ, आ रही है, आ रही है, आप बोलते रहे, आप बोलते रहे। का धड़कन।
जी सोहेब भाई, थोड़ा वाईफाई का थोड़ा मेरे मसला हो गया इंटरनेट का था। इशू आ रहा था, वाईफाई का, मैंने वो मोबाइल इंटरनेट चलाया। अच्छा, परफेक्ट आ रहा है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे 2015 एडिलेड वाले मुकाबले से पहले इंडिया एंड पाकिस्तान का क्या माहौल था उस मैच से पहले। माहौल बड़ा अच्छा होता है, जो टीम्स भी आपस में हमेशा ही, मैंने तो जब से मैं इंडिया के खिलाफ खेला हूँ जी 2013 से स्टार्ट हो जाए, तो कभी कोई मैच में इतनी स्लेजिंग लेजिंग मैंने भी नहीं देखी। पहले तो बहुत होती थी जब हम छोटे होते देखते थे, तो जी हमेशा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हुआ है, लेकिन हमेशा एक क्राउड को बड़ा इंटरेस्ट होता है। जो मैं आपको पहले भी बताया ना, जो प्री मैच नाइट होती है ना, उसमें कभी जी खाना वाना खाने बाहर चले जाएं, तो जी वो जिस तरह से क्राउड एक्साइटेड होता है, तो बड़ा अफसोस होता है कि ये चीजें मोर ऑफन नहीं होती। और हमारी तो अभी भी ख्वाहिश है कि सर आपकी टीम आए पाकिस्तान, हम लोग उनकी मेजबानी करें, और जितने यहाँ पे इंडियन क्रिकेटर्स के भी फैन हैं उनको भी तो वो मौका मिले, आपके प्लेयरों को हमारे स्टेडियम्स में। हम लोग इतनी दफा आ गए हैं, अब आप लोग भी दिल बड़ा करें, एक दफा आ जाएं आप भी। क्या लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का? आपको क्या लग रहा है, दिल से बताएं। मतलब ठीक है, अब वही है ना कि अब सर गवर्नमेंट वाला मसला है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, और बट यही है कि देखते हैं क्या कुछ चैंपियंस ट्रॉफी का निकलता है। बट आपको क्या लग रहा है, मुझे टीम इंडिया देखें, जाएगी? मुझे नहीं लगता इंडिया आएगी, लेकिन मुझे एक चीज की खुशी है कि मेरे मेरे क्रिकेट करियर में मैंने पहली दफा पीसीबी को एक फर्म स्टांस लेते हुए देखा है, कि उन्होंने होपफुली जो वो फर्म स्टांस ले रहे हैं वो वैसा ही हो। एक्चुअल अक्सर ऐसा होता है कि जी फर्म स्टांस लिया जाता है, मगर बैक डोर और भी कॉम्प्रोमाइजेस चल रहे होते हैं। आई होप ऐसा ही हो, बिकॉज वी ऑल नो, हमें यही कहा जाता है कि हमें इतने मिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा, अगर खेलेंगे तो इतना फायदा होगा। ठीक है, पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, मगर कुछ एक एज अ नेशन, एज अ कंट्री, एज अ क्रिकेट बोर्ड, एज अ नेशनल क्रिकेट टीम, हमारी पाकिस्तान की भी एक डिग्निटी है। जी हम 2012-13 में भी हमारी टीम इंडिया में आई, हम 2016 में भी T20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया में आए। इतने अजीबोगरीब हालात थे, 2023 में हमारी टीम आई वर्ल्ड कप खेलने, और इंडिया भी वहीं पे खड़ा है। हमारी तो हमें खुशी होगी अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी। हाँ, लास्ट टाइम आए थे, बड़ी मोहब्बत मिली थी। मैं खुद मैच देखने के लिए गया हुआ था, कवर करने के लिए भी गया था। बाबर भाई से भी मुलाकात हुई थी उस दौरान, तो बहुत ज्यादा प्यार मिला। बट वही है कि अब पाकिस्तान तो में क्या है, टीम इंडिया। आप बाबर आजम से मिल लिए, तो हमारे जर्नलिस्ट को भी मौका देना रोहित शर्मा और कोहली से मिलने का। बिल्कुल। अब जवाब तो दें, जवाब क्यों नहीं दे रहे? नहीं नहीं, मैं खुद चाह रहा हूँ कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में अगर टीम इंडिया जाती है तो मैं खुद पाकिस्तान कम से कम एक बार विजिट तो करूं यार, कि दिखता कैसा, लाहौर कैसा दिखता है। बहुत पढ़ा है हम लोगों ने कि पार्टीशन से पहले ऐसा था। लाहौर की गलियां आप जाएंगे तो एकदम से पुरानी दिल्ली वाली फील आती है। पाकिस्तान के कई जर्नलिस्टों से भी बात की है, वो जब आए थे इंडिया तो वो भी बोले आपको क्या यार लगता है लाहौर। विनाश भाई, आपको क्या हाँ? लगता है, इंडिया, आपको क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान आएगा या हाइब्रिड सिस्टम होगा? और अगर हाइब्रिड सिस्टम होगा तो फिर फाइनल कहाँ पे होगा? सोई भाई, आज अगर नहीं पूछते ना, मतलब कल पूछते, तो शायद मैं बोलता कि लास्ट मोमेंट पे जाके ना कुछ ऐसा होता। मतलब लास्ट मोमेंट पे जाके कुछ मांडोली बातचीत हो जाती, कुछ चीजों के लिए मान जाता, जैसे कि एक मैच के अगर लिए इलेक्शन टीम के इंडिया बाद जो है बात हो पाकिस्तान आ जाती। जाए। नहीं नहीं, इलेक्शन तो खत्म हो गए, जो होना था हो गया। बट वही है कि आज क्या है ना, खबर ये आई है कि मेंस जो ब्लाइंड टीम है ना, उसको भी मना कर दिया हाँ गया जी, है। हाँ पहले जी। जाने वाले थे, अब मना कर दिया गया है। तो आज जो डिसीजन लिया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ब्लाइंड टीम को मना कर दिया है तो शायद विराट कोहली, रोहित शर्मा, मतलब जो हमारी टीम है, अब उनके जाने पर भी जो है ना लगभग में फुल स्टॉप लगने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो 1% ऐसा लगता है कि वो एट द लास्ट मोमेंट पे जाके ना कहीं ना कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि इंडियन पाकिस्तान की हिस्ट्री ही हमेशा रही। आप पहले भी जाके देखो,
हालात बहुत ज्यादा बिगड़े थे दोनों मुल्कों के बीच में, बहुत ज्यादा खराब माहौल रहा था उस टाइम। बावजूद इसके टीम इंडिया, आप लोग आए थे इवन 99 में, फिर हम लोग भी गए थे वहां पे 2003 में। हालात कुछ ऐसा ही था, बट आखिर जाना आना ये चीज हुआ था। 99 में वॉर हुआ था, उसके बाद वॉर हुआ 2003 में गए थे, फिर आपकी टीम जी। आई थी इधर। हाँ, तो हमारी टीम आई थी। पाकिस्तान इंडियन क्रिकेट में कुछ चेंज होते पता नहीं चलता, लेकिन काफी साल से कुछ हो नहीं रहा। तो मुझे होपफुल। ऐसा लगता है कि हमारे तो क्रिकेट के जो चेयरमैन है वो एक मिनिस्टर भी हैं गवर्नमेंट के, और उन्होंने तो आज बड़ा क्लियर मैसेज आज भी दिया है कि भाई हाइब्रिड सिस्टम नहीं होगा, और अगर इंडिया को कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो हमसे बात करें, हम उनके सिक्योरिटी कंसर्न, हमसे तो बात ही नहीं कर रहे, जिनके मुल्क में कंसर्न्स हैं हमसे बात करनी चाहिए। बड़ी लोगों की ख्वाहिश है कि इंडिया की टीम इधर ट्रैवल करे, जो उनके चाइल्डहुड हीरोज हैं वो उनको एक दफा देखें। मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हमेशा सपोर्ट किया कि पाकिस्तान को जाना चाहिए, खेलना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ने भी हमेशा इनिशिएटिव लिया कि इंडिया जाओ, खेलो। हमेशा क्रिकेट ने दोनों कंट्रीज के हालात बेहतर करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लेकिन अभी तो मुझे भी ऐसा लगता है कि इफ इंडिया इज नॉट विलिंग टू कम, देन पाकिस्तान आल्सो शुड नॉट एग्री टू हाइब्रिड सिस्टम। लेकिन इफ दे एग्री टू द हाइब्रिड सिस्टम, देन पाकिस्तान टीम शुड नॉट ट्रैवल टू दुबई। लेकिन बात मतलब पता है क्या क्या? अविनाश भाई, हमें बचपन से, हमें जब से क्रिकेट खेल रहे हैं तब से बताया गया कि ऑब्वियसली इसमें तो कोई शक नहीं है, इंडिया इज लाइक अ रिच सन इन क्रिकेट फ्रेटर्निटी में। एक अमीर बच्चा है और ही रन्स एवरीथिंग, ही रन्स द फैमिली। क्रिकेट में इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल वाइज। मगर पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है, भले वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, वो एशिया कप हो, वो 80% ऑफ व्यूवरशिप और 80% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट करता है वो गेम। तो उसमें सिर्फ इंडिया तो नहीं खेलता ना, पाकिस्तान भी तो खेलता है। तो पाकिस्तान भी की खेलता है। तो बात माननी चाहिए ना। तो अभी मैं बोलता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया से नहीं खेलेगा, इंडिया का सारा स्पॉन्सर है। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो उतना हैवी स्पॉन्सरशिप आएगा नहीं। देखिए, लॉजिकली आपकी बात बिल्कुल सही है कि टीम इंडिया को जाना चाहिए, लॉजिकली तो बनता है टीम इंडिया का जाना। बट वही फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस और वो विराट गुप्ता भाई तो बिल्कुल चेंज हो गए। 3 महीना पहले वो बोल रहे थे कि अगर आईसीसी का ट्रॉफी खेलने नहीं जाएंगे तो आप सैंक्शन लग जाएगा। अभी आपकी होगी ना चैंपियन ट्रॉफी तो आना पड़ेगा इंडिया को। वो उन्होंने एकदम ही यूटर्न ले लिया। नहीं, देखे पॉलिटिकल जो भी हालात चल रहे हैं, क्रिकेट होनी चाहिए। हमारी टीम भी उधर आए, इंडिया की टीम भी इधर है। देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, लॉजिकली मैं खुद इंडियन जर्नलिस्ट हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि लॉजिकली सोहेब भाई टीम इंडिया को जाना चाहिए। बट फिर वही डिप्लोमेटिक तमाम रिलेशंस आते हैं। मैंने तो इतना तक बोला भाई सोहेब भाई, अगर ये मसले हैं तो ऐसा है कि पहले मसले का हल निकाल लो, उसके बाद ही कोई मेजबानी करे, वरना खेलो नहीं आपस में। हाँ, मतलब किसी कहीं भी मत खेलो ना। फिर मतलब आप न्यूयॉर्क में क्यों खेलोगे? अगर नहीं खेलना है तो भाई मत ही खेलो, फिर तो बेकार ही है ना। आप कहीं भी करवा रहे हो बस ना। आप लोग आ रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे हैं। लॉजिकली हमें जाना चाहिए, बट वही है अभी कि उसका एक अहमद शहजाद ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है। आपने अगर उसका पिछला व्लॉग देखा हो। नहीं देखा मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। उसने बोला है वाघा बॉर्डर पे एक स्टेडियम बनाया जाए, आधा स्टेडियम इंडिया की तरफ हो, आधा स्टेडियम पाकिस्तान में हो। इंडिया की टीम उधर से एंटर हो, हमारी टीम इधर से एंटर हो। इंडिया का क्राउड उधर बैठे, हमारा क्राउड इधर बैठे। मैंने कहा यार बड़ा जीनियस आइडिया निकाला वैसे। नहीं, देखिए, मैं तो पहले भी बोला हुआ है कि अगर नहीं खेलना है तो भाई कहीं भी मत खेलो, सारे टूर्नामेंट खत्म करो भाई, इंडिया पाकिस्तान का मैच ही ना हो, और ये सब नौटंकी बंद हो जाए फिर, है ना। और अगर आईसीसी मेजबानी देता है तो आईसीसी पहले दोनों बीसीसीआई एंड पीसीबी को बिठा के बोले कि भाई पहले आप अपना झगड़ा खत्म करें, उसके बाद ही आपको मेजबानी मिलेगी। तो शायद यही मसले का हल होगा, वरना आगे 2-3 टूर्नामेंट हमारी कंट्री में होना है। जैसे कि श्रीलंका और इंडिया 2026 का T20 वर्ल्ड कप करेगा। अगले साल 5 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी के एशिया कप होना है, हमारे देश में होना है। फिर वहां भी मामला फंसेगा।
एंड आई थिंक 2031 में भी हमारे यहाँ पे वर्ल्ड कप होना है, फिर वहां भी मामला फंसेगा, क्या होगा नहीं। 31 तो अभी दूर है, अभी ये जो 2 नेक्स्ट इवेंट है ये काफी करीब है। 2027 में आप लोगों के यहाँ एशिया कप है फिर। वो तो हाइब्रिड होगा। तो ये भी आजकल वैसे ही पेट्रोल इतना महंगा हो गया, हाइब्रिड का दौर है, तो सब कुछ हाइब्रिड चलेगा पाकिस्तान। सब हाइब्रिड करवाओ फिर, मतलब तो देखते हैं क्या कुछ होता है, बट वही है कि वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, और शेड्यूल आ जाए एक बार। क्या बात हुई है ऊपर वाले लोगों के बीच में, हमारे और आपके कहने से कुछ होगा नहीं, बट हाँ दिली इच्छा है कि यार मैं भी लाहौर आऊं आपके साथ, यार बिरयानी वगैरह खाओ सोएब भाई। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, अनाज भाई जी, मैंने फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया कि अपने क्रिकेट बोर्ड को इतना ट्रांसलेट देखा है जी, और फर्स्ट टाइम इन माय क्रिकेट करियर मैंने हमारे जर्नलिस्ट, हमारे फैंस और हमारा चेयरमैन और हमारा क्रिकेट बोर्ड को एक पेज पे भी देखा है। अगर नहीं हुआ तो फिर उल्टा बात ही कि बैक डोर छोड़ना चल रहा हो, ये भी डर लगता है कुछ बोलने से। हो सकता है। आज ही मैंने वीडियो बनाया है और उसमें मैंने यही बोला है कि भाई अभी तक जो है ना सब कुछ खामोश है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बंद दरवाजे के पीछे कुछ ना कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है जो अभी तक किसी को नहीं पता है, और अचानक जब आएगा तो लोग बोलेंगे अच्छा ऐसा ये हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि बंद दरवाजे के पीछे कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, वरना आराम से बैठा हुआ नहीं रह सकता। इस बार आप देखिए पीसीबी भी बड़े आराम से बैठे हुए, मोहसिन नकवी का इतना ज्यादा बयान नहीं हुआ जितना नजम सेठी बयान दे रहे थे। आज किया उन्होंने, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, कल किया था स्टेडियम में, कल हाँ, मतलब बीच बीच में बयान जो दे रहे हैं उन्होंने एक ही बात बोला हुआ है कि नो हाइब्रिड मॉडल हम लोग यही करवाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बोला है। और हमारी तरफ से जो बीसीसीआई ने एक ही बात बोला है कि भाई हमारी टीम इंडिया नहीं जाएगी, इसके अलावा बाद बाकी जो है ना वो जर्नलिस्ट खिचड़ी पका रहे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा टेंशन में बेचारा आईसीसी पड़ा हुआ है। तो करे क्या, वो उधर का पैगाम उधर देते हैं, उधर का पैगाम वो लेटर लिख के उधर देते हैं, उधर लेटर लिख के देते हैं, वो जैसे डाकिया नहीं बना होता, डाकिया बने उधर से मोहसिन नकवी बोलते हैं कि भाई उनसे पूछो कि क्यों नहीं आ रहे हैं, मतलब हम लोगों से पूछो कि क्यों नहीं आ रहे हम लोग। आईसीसी की हिम्मत ही नहीं है, आईसीसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि बीसीसीआई से पूछ ले ओ भाई क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वहां पे है जयशाह अगले महीने हमें आईसीसी को डिक्टेट करने में इसलिए मुश्किल होगी कि ये हमारा राइट है जी, ठीक है। इंडिया को बेचारे डिक्टेट कर नहीं सकते, तो इसलिए फंसे वो हुए बेचारे आईसीसी की। अगर पाकिस्तान और इंडिया आपस में एशिया कप में नहीं खेलते, इसका स्पॉन्सर्स को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। ब्रॉडकास्टर की तो वाट लग जाएगी, ब्रॉडकास्टर की वाकई वाट लग जाएगी। मुझे तो लग रहा है कहीं और सिस्टम हाइब्रिड बन गया होगा, अब कायल कर रहे होंगे यार आपस में खेल लो। तो फिर आप लोग मोहसिन नकवी को नहीं छोड़ेंगे, सारी आवाम नहीं छोड़ने वाली है, तुम भी वैसे ही निकले जैसे पहले वाले थे, उन पर भी तो दबाव है। हमारे यहाँ पे कभी भी हमने इतनी मीडिया में एक्टिवनेस नहीं देखी रिगार्डिंग दिस, क्योंकि हमें पता होता था कि इन द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली आईसीसी में बहुत इन्फ्लुएंस है बीसीसीआई का, तो हमें पता होता था कि एंड में वही होगा जो वो लोग चाहेंगे, मगर पीसीबी कभी इस तरह अटल खड़ा नहीं हुआ। हमें एंड में यही बताया जाता था, ये देखे जी अगर हम नहीं जाएंगे तो पीसीबी को फाइनेंशियल इतना नुकसान होगा। लेकिन अभी ये जो एक बात उठी कि जी हमारी डिग्निटी है, हमारा राइट है, पाकिस्तान ने ना अविनाश भाई बड़ा छोटे छोटे बेबी स्टेप्स उठाए हैं क्रिकेट को वापस लाने के लिए। मैं आपको बताता हूँ पीएसएल का फाइनल था, मैं पेशावर जल्मी से खेल रहा था कोयटा से, तो सिर्फ फाइनल होना था लाहौर में। आप यकीन करें हमारे पेशावर के जो ओवरसीज प्लेयर्स थे ना जी, वो इतने तेज थे, अब मैं क्या बोलूं, ओ माय वाइफ सेज योर लाइफ इज इन डेंजर, फ्लान दिस एंड दैट, थोड़े से डॉलर दिखाते तो फिर आ जाते थे सारे। और जिम्बाब्वे ने भी इतने नखरे किए ना पाकिस्तान आने में, आप सोच नहीं सकते कितने नखरे उन्होंने किए हैं। उन्होंने टूर से 2-3 दिन पहले बोल दिया कि हमें सिक्योरिटी इशू है,
फिर डॉलर थोड़े और दिए तो फिर सिक्योरिटी इशू खत्म हुआ। यहाँ पे पाकिस्तान उल्टा ने है, आप यहाँ पे उल्टा है, पीसीबी बीसीसीआई को नहीं दे सकता, उल्टा बीसीसीआई पीसीबी को दे सकता है डॉलर। पीसीबी को नहीं चाहिए भाई, वो बोलते हैं हमें नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत है पैसा। अब बात, अच्छा, अब पीसीबी बोल रहा है बात डिग्निटी पे आ गई है और बात बट राइट्स पे आ गई है। मुझे ऐसा लगता है अविनाश भाई, जो मेरा नहीं, पर्सनल एक व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि ये हाइब्रिड सिस्टम पे एंड में हो जाएगी। लेकिन जो असल इस वक्त लड़ाई पड़ी होगी ना, कि वो एक तो फाइनल की पड़ेगी। हाँ, पाकिस्तान ने जोर लगाना है कि फाइनल लाहौर में होगा, बिकॉज सिर्फ एक टीम के लिए आप वहां रख रहे हो, बाकी 7 टीमें तो इधर खेलने को तैयार है फाइनल। ठीक है, और दूसरा, पाकिस्तान और इंडिया एक ग्रुप में होंगे या नहीं होंगे, इस पर डिबेट हो रही होगी। हाँ, अगर बैकडोर डिप्लोमेसी कोई हो जाए इंडिया एंड पे, जैसे आप बोल रहे हैं लास्ट मिनट आने को तैयार हो जाए, तो वो तो बहुत ही अच्छा होगा। दैट्स व्हाट आवर होल कंट्री वांट्स। हम क्योंकि 96 के बाद कोई ऐसे इवेंट हो सकते हैं। दैट्स हाउ मैं एक्साइटेड आवर जी, कंट्री इज। क्योंकि हिस्टोरिकल वाइज में ऐसा ही रहा, इसलिए मैं कई लोगों से बात भी की है, तो कई लोगों का ये भी कहना है यार हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ हो जाए, और वो हम लोगों की जो सोच है ना उससे बहुत ऊपर की चीज हो जाएगा। तो मौजज़ा कहते हैं आप लोग उर्दू में, आई थिंक उसको मिराकल। लेकिन वो आपके गुप्ता साहब तो कहते थे आईसीसी सैंक्शन कर देती है जो आईसीसी इवेंट खेलने नहीं आता। लॉजिकली तो यही होता है ये, लेकिन टीम इंडिया पे अप्लाई नहीं होगा ना। वो घर का अमीर बेटा होता है ना, उसको 2-3 गुनाह क्योंकि माफ होते हैं। क्योंकि हम लोग क्रिकेट को थोड़ा सा यही कह सकते हैं कि रन करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट को, तो इसी वजह से। यार लेकिन किसी टीम की डिग्निटी पे तो वो नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली। यार सोए भाई एक मैं फेक, कुछ नहीं मान से आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू बीसीसीआई और टू द फैंस ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। इट्स पॉलिटिकल इश्यूज, वी शुडंट बी डिस्कसिंग दैट। आप चाहते हैं, आपने भी बोला कि आप चाहते हैं आप लाहौर देखें, हम भी चाहते हैं कि हमारे लोग विराट कोहली को देखें, रोहित शर्मा को देखें, ऋषभ पंत को देखें, इन सारों को देखें जिनको हमारे तो पाकिस्तान में, आपको तो पता ही है कितने लोग आइडियलाइज करते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा को। विराट कोहली को। अरे वो एक शेर है ना सोहेब भाई की, जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उसका हर एक ऐप जो है दुनिया को हुनर लगता है। तो ऐसा ही है कुछ आप कह सकते हैं। चले थोड़ा अब जो है ना बोले। इस दफा पीसीबी को वो हुनर नहीं लग रहा। चले देखते हैं। बहरहाल थोड़ा सा बात करते हैं बाबर आजम पे, बड़े हॉट टॉपिक बने हुए रहते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान में। बाबर के साथ आपने ड्रेसिंग रूम भी शेयर किया हुआ है, उनकी कप्तानी में भी आपने खेला हुआ है। कैसे है बतौर इंसान, कैसे है? अच्छा, वो भी आपकी कप्तानी में खेले हुए हैं तो हाँ, आप तो सीनियर हैं उनसे। तो कैसे एज ए पर्सन के तौर पे कैसे, और एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर के तौर पे कैसे? देखिए अविनाश भाई, बाबर आजम जो है ना, वो हर चीज में टॉप नॉच का बंदा है। ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। जितना बड़ा वो स्टार है इस कंट्री का, जी, वो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में इस वक्त उससे बड़ी सेलिब्रिटी कोई भी है, कोई भी नहीं है। अगर आप सेलिब्रिटी में, आपके क्रिकेटर आते हैं, सिंगर्स आते हैं, एथलीट्स आते हैं, सब कुछ एक्टर्स आते हैं, बाबर आजम से सब बड़ी सेलिब्रिटी कोई। ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। क्रिकेटर वो बहुत बड़े हैं, उनकी एथिक्स उनके सबसे अच्छे हैं। पता नहीं, मुझे मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि हमने ना एज ए नेशन, और इवन सम पार्ट्स ऑफ क्रिकेट बोर्ड, एक हीरा है जिसको हम खुद आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक नासिर हुसैन ने बोला था ना कि आपको बाबर आजम जब चला जाएगा आपको तब एहसास होगा कि हाउ गुड ही वाज। तो वो हाँ, चीज है। you won't realize how good Babar Azam is आप देखिए, until he is gone. कहीं ना कहीं मुझे लगता है बाबर आजम पे ना कहीं नहीं, डेफिनेटली लगता है कि बाबर आजम पे अननेसेसरी क्रिटिसिज्म होता है। और अभी आपने लास्ट T20 देखा, यू नो जी, समटाइम यू आर नॉट लकी इनफ टू गेट बिग रन्स। वो कैसा जी, खेले इस टूर पे, पूरे टूर पे आउट क्लास खेल रहे थे। उनके जी, बल्ले पे बॉल आता भाई, उन्होंने बहुत रन किए अपने करियर में।
खुदारा बाकी भी 10 लोग खेलते हैं, उन पे भी थोड़ा फोकस कर लिया करें। एक ही ऑब्वियसली पता है क्या है, हमारे मुल्क में किसी को व्यू चाहिए तो बाबर को उड़ाना शुरू कर दो, आपको नेगेटिव व्यू मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। लोग आपको हाँ। आगे कमेंट्स पे गालियां देंगे, लेकिन आपको व्यू मिलेंगे। तो इस चक्कर में भी बहुत सी चीजें होती हैं। बाकी he's a very he's a gentleman, you know। मैंने बड़े बड़े सुपरस्टारों के साथ क्रिकेट खेली है, जिसमें शाहिद अफरीदी वगैरह सारे जो भी होते थे। जी। जितना सिंपल बाबर आजम है ना इन टर्म्स ऑफ यू नो टेकिंग हिज फेम, वो मैंने नहीं कोई देखा। वो काफी सिंपल इंसान है और बहुत बड़ा क्रिकेटर है। यू नो पाकिस्तान को वाकई में आपको बता रहा हूँ कि जो लोग उस पर अननेसेसरी क्रिटिसिज्म करते हैं ना, वंस ही विल नॉट बी हियर। अभी लोग बहुत बोलते हैं ना बाबर आजम को T20 से निकाल दो। अच्छा, विराट कोहली को जब बोलते थे ना T20 से निकाल दो, वो बहुत बड़ा प्लेयर था, मगर वो फिर भी थोड़ा लॉजिक बनता था। देखो विराट और रोहित गए, वो संजू सैमसन आ गया, वो तिलक वर्मा आ गया, वो आप लोगों के पास प्रोडक्ट्स हैं पीछे। अभी आपने हमारा देखा जो T20 में क्या हाल हुआ जब बाबर रिजवान ने रन नहीं किए। तो जी, आपके पास बहुत पीछे बुरा है। रिप्लेसमेंट है तो चलो, मैं बोल हम कहते हैं जी, कह देते हैं हमने इंडिया की तरह T20 क्रिकेट अब खेलनी है जी, 280 करना है। हमारे पास वो प्रोडक्ट्स हैं 280 करने वाली अभी। तो जो आपके पास है, हर बात पे विराट कोहली होता तो ये कर देता हूँ भाई। विराट कोहली के पास रोहित शर्मा भी है, उसके बाद ऋषभ पंत भी है, उसके बाद फलां भी है। बाबर आजम के पास उनके जैसा एक प्लेयर भी है पूरी टीम में, फिर भी इतने नहीं, रन करता है कि वो नंबर 1 रैंकिंग में बैठा हुआ है इतने साल से। कुछ तो बिल्कुल यकीन बिल्कुल। करो, हमारे जर्नलिस्ट बोलते हैं कि रैंकिंग ही गलत है आईसीसी की। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, तौबा। ऐसा नहीं होता है। मतलब आपके अगर फेवरेट प्लेयर रैंकिंग पे चली गई तो रैंकिंग अच्छी है। बाबर आजम रैंकिंग पे चली गई, बाबर आजम रैंकिंग में नंबर 1 पे है तो रैंकिंग का कोई वैल्यू नहीं है। ये दोगलापन मैंने बहुत ज्यादा देखा हुआ है। यार अविनाश भाई, बस अब यकीन करें, दुख होता है मुझे, लिटरली दुख होता है, इमोशनली दुख होता है कि इतने बड़े प्लेयर को क्यों फजूल में इस तरह की चीजें, उसको ट्रोल करना। अच्छा, ये जो अभी स्टेडियम में उसके साथ हुआ, जो हाँ। उसको लोगों ने पीछे से आवाजें लगाई, वो भले जो जी। भी थे, जिस भी नेशनैलिटी के थे, वट एवर, आई थिंक ये रिजल्ट है उस चीज का जो सोशल मीडिया पे हमारे ही लोगों ने उसके बारे जहर बो में दिया। वो अब जिसको नहीं भी पता बाबर आजम ने क्या किया, वो भी अपने नंबर बनाने के लिए हमारे यूट्यूब पास चैनल खोल लिए। हाँ हाँ। हमारे पास ना तो इस तरह का क्रिकेटर पिछले 20 साल में आया है, ना मुझे लगता है अगले 20 30 40 साल में आएगा। तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए और दिल से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक और सवाल है जो जिसकी वजह से बाबर को सबसे ज्यादा इंडिया में हेट मिलता है। प्यार भी बहुत मिलता है और हेट भी मिलता है। वो है विराट कोहली के साथ कंपैरिजन। अक्सर बाबर आजम के फैन भी विराट के साथ बहुत ज्यादा कंपैरिजन करते हैं। आपको लगता है कि ये कंपैरिजन बनता है सोहेब भाई? आपने इसके बारे में बाबर आजम का बयान सुना है? सुना हुआ है, कई दफा उन्होंने बोला है कि कहा यार नहीं नहीं। फिर ये तो सब चीजें समझप हो जाती है। जब वो जैसे वो विराट कोहली को पूछते हैं सचिन ना से। तेंदुलकर से, सचिन से कंपैरिजन, तो वो बोलता है यार जिसको मैंने देख के क्रिकेट शुरू किया तुम उससे मेरा कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक है, तो हाँ। बाबर आजम तो शुरू से ये बोलता है कि मैं तो इसकी बैटिंग देखता हूँ कि किस तरह इनिंग्स को बिल्ड करता है, किस तरह गेम को फिनिश करता है। फिर लोग बोलते हैं अगर तू देखता है तो उसकी तरह फिनिश क्यों नहीं करता। तो भाई मैं भी तो इंतजाम को देखता था, मैं बन सका उस जैसा प्लेयर? नहीं बन सका ना। तो नहीं बाबर बन आजम सका। तो आप अपने पास देखो, आपके पास क्या है। अगर आपके पास प्लेयरों में अगर रैंकिंग करो 20 25 15 20, तो बाबर आजम 95 है। तो हाँ। आप बाबर आजम से जो नीचे प्लेयर है वो 50 पे भी नहीं है। तो अब वहां विराट कोहली पे जो होता है ना, इंडिया के पास और भी बड़े बैटिंग सेंसेशन है। देखें, रोहित शर्मा ने 5 सेंचुरियां की T20 में, इंटरनेशनल में, जी। जी। इतने सालों में। वो एक ने 2 मैचों में 2 कर दी, एक ने 5 मैचों में 3 कर दी। हाँ, तिलक वर्मा, संजू सैमसन। है। हमारे यहाँ पे देखें कल्चर तो है ना ट्रोलिंग का, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। वो बस मुझे तो बस क्या कहे, मैं पढ़ता हूँ ना, यकीन करें, ना तो मुझे बाबर से कोई लेना देना है इन टर्म्स ऑफ हम्म। फायदा है, ना मैं कभी हम्म। उसकी कैप्टनसी में कहीं PSL खेला हूँ, ना कुछ खेला हूँ, ना मुझे कभी मेरा उससे कोई इतना कांटेक्ट, आज तक कांटेक्ट भी जब क्रिकेट खेलने सलाम दुआ होती है। मगर
उसकी दिल से इज्जत करते हैं, बिकॉज वो हमारे कंट्री का प्राइड है और हमेशा करते रहेंगे। आखिरी बार कब बाबर से बात हुई आपकी? डेढ़ एक साल हो गया। पीएसएल में हुई थी जब 22 की लास्ट पीएसएल, तो मैं खेला नहीं। 23 की पीएसएल जो हुई थी उसमें एक जगह खाने पे गए थे साथ में आप और बाबर? मेरे हम लोग टीम में इतना खेले हैं, इकट्ठे ये टीम में खेले, मेरे मोबाइल में नंबर भी नहीं है उसका। नहीं मेरे पास है लेकिन मैसेज नहीं करता कभी भी नहीं। अवॉइड करता हूँ इन सब चीजों से कर भी क्योंकि देंगे थोड़ा तो बड़े प्यार से जवाब देगा आपको। नहीं, मैं तो मिला हुआ, मुझे तो जानते भी है वो, बट फिर भी एक रिस्पेक्ट के तौर पे कि उनकी पर्सनल एक लाइफ है, पर्सनल वो चीजें है, तमाम चीजें, बड़े आदमी है, बड़ी सेलिब्रिटी है, तो एक फैन के तौर पे दूर से देखना ज्यादा पसंद है। अब बाद बाकी कभी मुलाकात दोबारा हुई तो वो फिर वही चीज है। इस तरह का इंसान नहीं है जिसके बड़ा बंदा हो, उससे आप मिले आपको पता होगा। नहीं मुझे पता है, बट वो मेरी एक आदत है ना कि क्रिकेट, बहुत सारे इंडिया के भी कई क्रिकेटरों के नंबर है फोन में, अच्छा, आप एक बट मेरी हिम्मत बेवजूद नहीं के किसी होती को है कि मैसेज मैं, भी करते हो ना, कहीं ना कहीं फिर वो बंदा इरिटेट होने लग जाता है, स्पेशली जो हाँ इसी वजह से कि उनकी एक प्राइवेसी है। लिटरली सोहेब भाई, आपका नंबर मुझे पहले से था, आप यकीन ना माने, आपका नंबर पहले से मुझे मिल गया था, बट मैंने मांगा इसीलिए आपसे क्योंकि एटलीस्ट आपको ये ना लगे कि भाई तू कहीं मेरे से ही मांग लेता। तो मेरे भीतर भी वो थोड़ा हेजिटेशन होता है कि यार सोहेब भाई है आखिर, यार आप क्रिकेटर हो, मैं जर्नलिस्ट हूं, तो एक थोड़ा सा दायरा भी होता है इन चीजों में, तो थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ कि आपकी भी एक प्राइवेट लाइफ है और उन चीजों पे कहीं ऐसा ना हो कि बुरा लगे या फिर इरिटेशन भी हो। हाँ बिल्कुल, वो ये एक नेचुरल है। आप अगर किसी कोई कितना कोई कुछ लोग होते हैं ना जिनके पास नंबर आया था, हाय गुड मॉर्निंग गुड नाइट, हाँ फलाना, वो बड़ा इरिटेटेड होता है, फिर उसको ब्लॉक ही किया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, पीएसएल से मुझे याद आया, आपका पीएसएल बड़ा जबरदस्त जा रहा था और आपने बहुत सारे रन्स किए थे, फिर उसके बाद आई थिंक 17 मैचों के लिए आपको बिठा दिया गया था, उसके बाद बेंच कर दिया गया था, और मैं अच्छा, वो मैं ना पीएसएल आपको सीजन अविनाश भाई कवर भी एक कर रहा बात था जी। बताऊं, मैंने ना अपनी लाइफ में जो भी मेरा सक्सेस था, जो भी फेलियर था, मैंने सक्सेस का शायद किसी को क्रेडिट दे दिया और मैंने फेलियर का कभी भी किसी को जिम्मेदार नहीं समझा। ना मैंने आज तक यू नो किसी पे बुग़्ज़ निकाला है, ना किसी पे गुस्सा निकाला है कभी अपने इंटरव्यूज पे कि फलां ने मेरे साथ ज्यादती की, फलां ने मेरे साथ ज्यादती की। लेकिन पीएसएल हैज ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आई मीन, जी मैं यहाँ तक बता देता हूँ, अगर मेरा किसी लीग में $1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता ना और मुझे पीएसएल में $25,000 की ऑफर होती और वो सेम टाइम में होती, तो मैं वो $75,000 छोड़ता, मैं पीएसएल खेलता। पीएसएल वाज दैट क्लोज टू माय हार्ट। और इसका आखिरी मतलब एक आपका डेढ़ ये साल कहने मैं का है क्रिकेट कि खेलता था। आईपीएल से भी ऑफर, इसका मतलब ये है कि अगर आपको आईपीएल से भी ऑफर होता तो आप फिर भी पीएसएल चूज करते? और सर, आईपीएल क्या, दुनिया की कोई भी लीग होती, चाहे वो चांद पे भी लीग होती, तो आई वुड हैव चूजन पीएसएल। और हमारा ब्रांड है, हमें उस पर फख्र है। और लेकिन ये चीज मुझे आज तक हजम नहीं होती कि व्हेन आई बिकेम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट, सेमीफाइनल एंड फाइनल का मैन ऑफ द मैच, ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली विनिंग द ट्रॉफी फॉर मुल्तान सुल्तान, और उससे अगले 2 साल पीएसएल में मौजूद होना और 20 में से 17 गेम्स में बेंच होना, ये मुझे आज तक ये मेरे दिल में है। ये जिन लोगों ने भी किया है वो मेरे दिल में रहता है। मैंने कभी उस पर रिएक्ट नहीं किया। ऑब्वियसली सारों को पता होगा कि कौन पर्टिकुलर टीम्स के कैप्टन थे, वो मेरे दिल में रहती है कहीं ना कहीं। लेकिन आप यकीन करें, फिर भी मैंने कभी उसको निकाला कि मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेला, 10 मैच बाहर बैठा, फिर एक मैच खेला, 60 ऑड किया, नेक्स्ट ईयर पिक नहीं हुआ। मुल्तान ज्यादा खेला, मुझे हमेशा मुल्तान सुल्तान से रहा कि पहले साल खेला, टॉप स्कोरर रहा, फिर खेला, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना, फिर 2-3 मैच खेला, अगले 8-10 मैच बेंच हो गया। वो दिल में दुख रहता है अभी भी। उससे कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट पुट एन एंड टू माय पीएसएल करियर इन टर्म्स ऑफ दैट। आपको पता है आपका जो पीएसएल वाला जो ये मसला था, जिसने बेंच किया, आप जानते हैं किसने बेंच किया था? मैं नाम नहीं पूछूंगा बस। अच्छा, ऑब्वियसली जानते हो आप? उनसे कभी पहले ऐसी कोई बात भी हुई या फिर उन्होंने पर्सनल खुन्नस निकाला हो, ऐसा कुछ?
पुराने मसले हों, दुश्मनी नहीं निकाली नहीं हो, नहीं, ऐसा मेरा कुछ? मेरा ना अविनाश भाई आज तक कभी भी किसी से पंगा नहीं हुआ, किसी क्रिकेटर अच्छा। से या किसी से। लेकिन एक पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है हमारी क्रिकेट में, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, हमारी पीएसएल क्रिकेट में भी, जिसमें बहुत ज्यादा बात होती है। पाकिस्तान टीम में भी यारी दोस्तियों वाली बात होती है, वो बातें गलत नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई होती है, तो वो बातें निकलती हैं। तो मैं ज्यादा किसी और को फेवर्स देने के चक्कर में मेरे साथ ज्यादती हुई, ना कि पर्सनल कोई किसी ने मेरा गुस्सा निकालने के लिए मुझे मेरे साथ ज्यादती थी। कभी आपने पूछा नहीं, एक थोड़ा सा होता ना कि जख्म नासूर ना ज्यादा बन जाए, तो पूछा नहीं कि यार क्यों ऐसा किया, क्या मसला था, कुछ बता तो देते तो थोड़ा सा जवाब मिल जाता शायद, क्योंकि मुझे भी ये बड़ी हैरानी होती है। मैं आपको बताता हूँ अविनाश भाई, ये मुल्तान में जब मुझे बेंच किया गया था 7-8 मैच आखिरी, तब मैंने नहीं बोला था, टीम मीटिंग में रायली रूसो ने बोला था एंडी फ्लावर को कि व्हाई इज ही नॉट प्लेइंग इन अ टीम मीटिंग। ही सेड टू मी गो एंड टॉक टू द कोच एंड टॉक टू द कैप्टन, व्हाई यू नॉट प्लेइंग। मैं थोड़ा सा थोड़ा लेड बैक एटीट्यूड है मेरा इन टर्म्स ऑफ कि मैं प्रोएक्टिव नहीं हूँ इन चीज़ों में कि मैं जाके बात करूँ, हाँ भाई बताओ। मुझे पुश किया टिम डेविड ने भी और रायली रूसो ने भी कि यार जाके बात करो कि तुम क्यों नहीं खेल रहे हो। मैंने कहा नहीं। फिर रायली रूसो ने बात की, तो देन ही सेड यार जो कैप्टन का टीम कॉम्बिनेशन है उसमें ये फिट इन नहीं हो रहा एंड दिस एंड दैट, ये वो कर कुट के उन्होंने कर लिया। इवन इस्लामाबाद ने जब मुझे 1 मैच 2 मैच 3 मैच हु 4 वाज द मैच कैप्टन? मोहम्मद रिजवान वाज द कैप्टन मुल्तान सुल्तान के। और जब मैं खेला इस्लामाबाद यूनाइटेड से, इवन मुझे याद है कि हमारा 20 प्लेयर्स का स्क्वाड था और 5 प्लेयर आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द पीएसएल भी हमारी टीम में आए थे। तो 24 प्लेयर्स फर्स्ट 6-7 गेम्स में खेल चुके थे। आई वाज द ओनली वन हु डिडंट गेट अ गेम। तो आई वेंट टू द कोच, मैंने हिम्मत की, मैं कोच के पास गया। मैंने पीएसएल का चेक था, मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट भी इतना बड़ा नहीं था उस वक्त। मैंने ये चेक देखा, मैंने कहा सर अगर आप समझ रहे हैं मैं इस चेक के लिए पीएसएल खेल रहा हूँ, खुदा की कसम ये चेक ले लें, मुझे मैच खिलाएं। मेरी इतनी परफॉर्मेंसेज हैं पीएसएल में, मैं कोई यंगस्टर नहीं हूँ जो आके यहाँ पे एक्सपीरियंस लूंगा। ओह यस यू आर प्लेइंग टुमारो, नहीं नाम। फिर नेक्स्ट गेम में यू माइट प्ले, गेट रेडी, नहीं खेल रहा। 9th गेम में गेट रेडी, नहीं खेल रहा। फिर आखिरी प्ले ऑफ खेला, अनफॉर्चुनेटली हम लोग, मैंने 60 समथिंग किया लेकिन हम हार गए। अभी भी दुख होता है, शायद वो जीतते तो फिर एक और मैच मिलता, उसमें भी कुछ करता, लेकिन उसके बाद ना उन्होंने रिटेन किया। और मेरे साथ 2 टीमों ने ऐसे किया। लाहौर कलंदर ने पूरा सीजन बाय बिठाया, आखिरी मैच खिलाया, आई स्कोर्ड 65, फिर रिटेन नहीं किया। फिर इस्लामाबाद ने ऐसा किया, मुझे पूरा सीजन बाहर बिठाया, एक मैच खिलाया, मैंने 60 कुछ किया, फिर रिटेन नहीं किया। तो वो चले, पेश ये तो लाइफ में चलता रहता है। पेशावर मैं तो अभी जल्मी के भी साथ कॉन्फिडेंट कैसा हूँ था इंशाल्लाह। एक्सपीरियंस? मैं मैं तो अभी भी कॉन्फिडेंट हूँ इंशाल्लाह, आई विल मेक अ कमबैक इन पीएसएल। होप सो उम्मीद करेंगे कि आप खेलते हुए दिखे मुझे। अगर पेशावर डोमेस्टिक खेलने जल्मी, देंगे तो जरूर कमबैक करूंगा। हाँ मुझे ये पूछना था, इस बार कायदे आजम खेल क्यों नहीं रहे आप? सर उन्होंने अभी जो रीजनल नेशनल T20 होगा वो तो खेलूंगा, लेकिन जो मेन 3 टूर्नामेंट होते हैं उन्होंने एक एज लिमिट रख दी 35, जिसमें मैं आई वाज ओवर 35, तो आई कुडंट प्ले। और मैंने वैसे भी एक T20 का ही टूर्नामेंट खेलना होता है, बिकॉज मेरी ऐसी नेचर है अविनाश भाई। जो मैं लास्ट फर्स्ट क्लास का सीजन खेला था, आई स्कोर 900 रन्स इन 800 समथिंग रन्स। लेकिन मुझे लग रहा था कि यार के आई एम नॉट गोइंग टू प्ले। ये बात आपको 2019-20 की बोल रहा हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे टेस्ट क्रिकेट तो नहीं खिलानी किसी ने, इवन दो आई हैड अ वंडरफुल फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड। तो मुझे लगा मुझे किसी ने नहीं खिलानी, तो मैं किसी यंगस्टर की जगह क्यों मार रहा हूँ। तो मैंने क्विट कर दिया, रिटायरमेंट नहीं ली 4 डे से, लेकिन मैंने क्विट कर दिया। फिर आखिरी 2 सालों में मुझे ये लगा था कि यार अब मेरा वनडे क्रिकेट में भी पाकिस्तान टीम में कमबैक मुश्किल है। मैंने वो भी खेलना छोड़ दिया, कोच को बोला कोई यंगस्टर खिलाओ। मेरा भी T20 में चांस है, मैं सिर्फ T20 खेलूंगा, लेकिन अभी इस साल तो T20 भी नहीं खेला। अच्छा, अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ऑलरेडी 1 घंटा आपने दे दिया है। फटाफट 2-3 सवाल हैं, उसके
जवाब दे सकते हैं तो सोहेब भाई दीजिएगा जरूर। कौन कौन ऐसे यंग खिलाड़ी आपको लगते हैं जो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है, जिसमें आपको जो है थोड़ी सी चमक दिखती है कि यार इसको ना सही तरीके से ग्रूम किया जाए तो ये बंदा बनेगा? उसमें हसीबुल्ला, जी। मुझे लगता है कि वो ओडीआई फॉर्मेट का बहुत एक तगड़ा प्लेयर बन सकता है आगे गोइंग फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। उमैर बिन आप यूसुफ। जब आप जब उसके साथ खेले थे लास्ट मुकाबला तो उसने 106 रन किया हुआ था लास्ट ईयर पाकिस्तान कप में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी जी बिल्कुल, वो उसने किया था। मैं उसके साथ काफी क्रिकेट खेला हूँ और वो बहुत स्पेशली ना लॉन्गर फॉर्मेट का बहुत अच्छा प्लेयर है। हसीबुल्ला, उमैर बिन यूसुफ, ओके। उन्होंने भी डेब्यू नहीं किया। कामरान गुलाम, थोड़े से टेक्निकल इश्यूज हैं मगर ही कैन डू वेल स्पेशली इन होम कंडीशंस। एक तैयब ताहिर है लड़का, वो अभी जिम्बाब्वे के टूर पे खेलेंगे। वो मुझे लगता है मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान की जगह बना गए तो वो एशियन कंडीशंस में बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। अगर आप मुझे दो प्लेयर चूज करने का कहेंगे तो वो हसीबुल्ला और उमैर बिन यूसुफ। हजीबुल्ला और उमर बिन यूसुफ, ओके। बॉलर में कुछ दिखता है ऐसा? यार बॉलर का ना इस साल कुछ समझ नहीं आ रहा अविनाश भाई। ड्यूक का बॉल लगा हुआ है, 110 की स्पीड पे करने वाले 8 8 आउट कर रहे हैं। तो एक अभी मूसा। एक अरफात मिन्हास, एक लड़का भी जिम्बाब्वे में डेब्यू करेगा ही है। अगर आप शराफत में जानता हूँ, मैं हसीबुल्ला और जानता उमैर हूँ। बिन यूसुफ में उसको भी एक ऐड करें। अच्छा। वो मेहराज वो मुमताज का क्या सिस्टम है? वो अच्छा बॉलर है। वनडे क्रिकेट में स्पेशली अच्छा है। मुझे फोरडे क्रिकेट में नहीं पता। आई डोंट थिंक ही विल बी दैट इफेक्टिव। वनडे क्रिकेट में ही विल बी अ गुड बॉलर। T20 में भी ही विल बी ओके। बट एज ए क्रिकेटर मुझे अरफात मिन्हास जो है ना वो लगता है कि ही इज अ कंप्लीट पैकेज। वंडरफुल फील्डर, डिसेंट बॉलर, डिसेंट बैट्समैन। तो लेकिन अभी बस देखना ये है कि आपको लगते तो हैं कुछ लोग अच्छे, कुछ लोग ऊपर का प्रेशर नहीं ले पाते। तो मुझे ऐसा लगता है वो बच्चा ना, आई हैव बीन वाचिंग दैट किड फॉर सिंस ही वाज 9 इयर्स ओल्ड। ही प्लेज इन आवर हम्म। क्लब। तो वो बड़ा मेंटली स्ट्रांग है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्सीड करेगा। लेकिन उसने कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली अभी तक। तो ये अभी नहीं ओके। लगता कि वो कैसा कैसे खेलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट। कैसा उसका रिएक्ट कैसा रिएक्ट होगा, उसकी परफॉर्मेंस कैसे आएगी, ये अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन टैलेंट बहुत है उस बच्चे में। कुछ कुछ प्लेयर है ऐसा आपको लगता है कि पाकिस्तान में थोड़ा सा पीआर माफिया लोग ज्यादा एक्टिव है इस समय प्लेयर्स को लेकर? पीआर सिस्टम चलता है वहां पे? हमारे यहाँ तो चलता है सर। चलता है अविनाश भाई, हर चीज चलती है यहाँ पे। नहीं, मैं खुल के बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे चलता है नहीं नहीं, हमारे यहाँ भी सारे। चलता है, हर जगह चलता है सर। ये एक ग्रुप का नाम तो आपने सुना होगा। हाँ जानता हूँ मैं उसके सुना होगा वो हेड को भी जानता हूँ मैं। ग्रुप ने बड़ा डिक्टेट किया पाकिस्तान की क्रिकेट को। और क्रिकेट उसने ऑब्वियसली बड़ा बिजनेस भी दिया हमारे क्रिकेटर्स को इन टर्म्स ऑफ एड्स, कमर्शियल, स्पॉन्सरशिप, हम्म। एडवर्टीजमेंट, एंडोर्समेंट्स, एवरीथिंग। मगर कहीं ना कहीं आई थिंक उसने थोड़ा बहुत, मुझे ऐसा लगता है, हमारे क्रिकेट को नुकसान भी पहुंचाया है इन टर्म्स ऑफ टीम सिलेक्शंस। आप उसी ग्रुप के लोग होते हैं जो मोस्टली कैप्टन, वाइस कैप्टन, सीनियर प्लेयर सारे होते हैं। तो ये आई थिंक इसको पीसीबी को इसको देखना चाहिए कि जो आपके सारे सुपरस्टार है ना हर टीम में, चाहे इंडिया की हो, पाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो, हर हर एरा में 5 6 सुपरस्टार होते हैं एक टीम में। तो वो हम्म। सारे एक ही ग्रुप में नहीं होने चाहिए। नहीं, हमारे इधर जो है ना पीआर चलता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि वो टीम सिलेक्शन वो करवाने लगे किस खिलाड़ी को मौका टीम मिलेगा या टीम कप्तान को। देखिए, टीम सिलेक्शन ये नहीं होती कि वो कहेंगे जी इसको सेलेक्ट करो, ये नहीं होता। टीम हम्म। सिलेक्शन एक अंदरूनी जो प्लेयरों का बेंच ऑफ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है, उनके रिलेशनशिप्स में, वो जो कहते हैं ना अक्सर बात होती है यारी दोस्ती, जी। वो यारी दोस्ती चल रही है। वो उस सिचुएशन में कह रहा हूँ कि ना चाहते हुए भी थोड़ी सी फेवर ज्यादा कर देना, वो जो जिनके साथ ज्यादती हो रही होती है तो उनको वो बहुत बड़ी फेवर लगती है। तो उस सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि पीआर हर जगह काम करती है। मीडिया में अगर आपके अच्छे रिलेशंस हैं तो कुछ प्लेयर्स हैं, मैं नाम नहीं लेता, वो खुदा की कसम जब सेंचुरी करते हैं ना डोमेस्टिक में, वो खबर ना, वो हर जगह, मैं कहता हूँ कार्टून नेटवर्क लगाओ वहां भी उनकी सेंचुरी आ रही होती है।
ये होता है। वो एक हमारा मुल्तान का एक लड़का था, उसने 292 किया। ओके 292 जैन अब्बास ने ना फर्स्ट क्लास के मैच में। ओके। और उसी दिन हमारे एक प्लेयर ने, जो पीआर वाले प्लेयर थे, उन्होंने 108 नॉट आउट किया था। वो यकीन करें मैं समझ गया आप क्या किसको बोल रहे हैं, मैं समझ गया। चले जो भी था, उसने उस हाँ दिन 108 रन किए थे। जी। वो थ्री, जिसने ट्रिपल सेंचुरी की ऑलमोस्ट, वो मुझे आके बोल रहा है, भाईजान मेरी कहीं ट्विटर पे नाम पड़ा है आपने? मैंने कहा यार कहीं भी नहीं आ रहा, तेरा सिर्फ स्कोर कार्ड में नाम है कि तूने 292 किया है। और मैं आज ही ट्विटर मैंने खोला है, मैंने देखा कई जर्नलिस्टों को उनके परफॉर्मेंस को हाईलाइट करते हुए, रिट्वीट करते हुए। बस ये वो देखिए, जो इस तरह के होते हैं ना जर्नलिस्ट भी, अविनाश भी, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैंने भी पूरी जिंदगी क्रिकेट खेली है। अब यकीन करें, अब फैंस को भी पता चल गया ट्वीट करने के तरीके से ही पता चल जाता है कि ये पेड ट्वीट है या रिलेशनशिप ट्वीट है या जेन्युइन ट्वीट है। कुछ ऐसे होते हैं जर्नलिस्ट हमारे हैं, उनका पसंदीदा पर्टिकुलर नंबर का प्लेयर टीम से बाहर है, वो पाकिस्तानी टीम में पर्टिकुलर नंबर का प्लेयर पकड़ लेंगे, वो बेचारा जैसे ही आउट होगा ट्विटर भर देंगे। वो अपने प्लेयर की कंपेन इस तरह करेंगे कि जो अंदर खेल रहा है उसको गंदा करके कंपेन कर देंगे, गंदा करके। बिल्कुल, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मुझे लगे भाई अपने प्लेयर की कंपेन करो, उसका नाम को उठाओ, लेकिन जो दूसरा खेल रहा है वो भी मुल्क की तरफ से खेल रहा है, उसको तो गंदा ना करो। आपको नहीं लगता ये थोड़ा फ्रेंचाइज क्रिकेट ने बर्बाद कर दिया माहौल? ये चलता है सर, जब धोनी कैप्टन था सीएसके के कितने प्लेयर खेलते थे, जब रोहित कैप्टन था बम्बई के खेलते होंगे, अभी सूर्या कैप्टन है फिर बम्बई के खेलेंगे। ये पता है, ये कोई प्लान्ड नहीं होता। अगर मैं कैप्टन हूँ ना मुल्तान सुल्तान का, अगर तो मैं आप भी बनता हूँ करते कैप्टन, तो जब मैं पाकिस्तान टीम का कैप्टन बनूंगा ना, तो मुझे प्लेयर चूज करने होंगे, तो मैं फर्स्ट उन्हीं प्लेयरों पे जाऊंगा जिनको मैं जानता हूं अच्छी तरह की, ये किस कंडीशन में कैसा खेलते हैं। तो मैं करवा सकता हूँ, इससे ना मैं चाहते निकलवा हुए भी सकता हूँ। प्लेयर दे दूंगा उनको। तो ओके। लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट में ऐसा जरूर होता है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में बहुत ज्यादा 70 to 75% जो सिलेक्शंस होती हैं इवन इन पीएसएल, वो टोटली ऑन मेरिट होती हैं। यानी 20 का स्पॉट बनाना है ना, तो 16 मेरिट पे ले लिए। अब आखिरी 4 में दोस्तियां यारियां ये चीजें चलती हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल है मेरा जाते जाते। मेरे से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, अविनाश भाई आप बाबर आजम के बड़े फैन हो, यार प्लीज बता दो ना बाबर का कमबैक कब होगा, वो वाला बाबर कब दिखेगा जो लगातार रन्स करता था, सेंचुरी लगाता था। लंबे समय हो गए अब बाबर के बल्ले से सेंचुरी नहीं आई है। अच्छा खेल रहे हैं बट वो बिग इनिंग्स नहीं आ रहा, क्या कब कमबैक होगा? लास्ट सवाल। अच्छा, मुझे पता है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि बाबर आजम में शायद वो वाला बाबर आजम दोबारा ना बन पाए जो वो आज से 4-5 साल पहले था। मुझे लगता है कि कहीं ना हम लोगों ने, हमारे फैंस ने, हमारे मीडिया ने, इवन टू एक्सटेंड सम पीपल इन द क्रिकेट बोर्ड, उस पे इतना देखिए, बैड पैच तो दुनिया का, मैं कहता हूँ बड़े से बड़ा प्लेयर आज इस पे आना ही है, उसमें जी उस तरह का प्रेशर डाला। मुझे बाबर आजम अब फील होता है, वो जो बाबर आजम कहता था ना फर्क ही नहीं पड़ता, तो अब मुझे फील होता है कि फर्क पड़ता है थोड़ा। जो अननेसेसरी क्रिटिसिज्म उसके ऊपर हुआ है ना। लेकिन मैं आपको ये भी बात बताऊं, जो पूरे ऑस्ट्रेलियन टूर पे, मैं एक ऑब्वियसली क्रिकेटर हूँ, तो मैंने उस नज़र से देखना है। लोग तो बोलते हैं ना यार इसने कोई 50 नहीं की, 3 वनडे खेला, 2 में नॉट आउट रहा, बहुत अच्छा लगा पूरी सीरीज में खेलते हुए। देखिए उसको फॉर्म में रहना जरूरी है, बड़े रन करना उसके ब्लड में है, उसको करने आते हैं, उसने जिंदगी में बहुत दफा किए हैं। तो वो मुझे, मेरे लिए जो पॉजिटिव चीज है, वो इस टूर में बहुत अच्छे लगे हैं खेलते हैं। और मेरा आगे गोइंग फॉरवर्ड ये मानना है कि बाबर आजम को अब क्रिकेट अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक भी देना चाहिए। जैसे ये जो अभी ब्रेक आया था ना सर, बहुत मुश्किल, आप खेली जा रहे हैं, खेली जा रहे हैं, खेली जा रहे हैं, आप इंसान हैं। अगर इसी तरह हमें कहीं क्या अफरीदी को भी थोड़ा सा देखकर इस्तेमाल करते हैं ना, तो उन पर भी जो थोड़ा सा डाउनफॉल आया वो भी ना आता। रिकी पोंटिंग ने कहा था कि बैग पैक करो बाबर आजम और निकल लो ब्रेक पे, और फिर दोबारा बैट भी मत छूना कुछ महीनों तक।
ये जरूरी है, पता है आप मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बैट्समैन है ना, रिकी पॉन्टिंग है, उसको क्रिकेट छोड़े हुए डेकेड से ऊपर हो गया होगा। आप जी आज भी उससे बैट दे दोगे ना, वो बॉल को बैट बैट को बॉल मारना नहीं भूलेगा। हाँ, हो सकता बिल्कुल। है वो वैसे भाग ना सके जैसे वो भागता था, लेकिन हम्म, इसलिए समटाइम्स ना क्रिकेट से थोड़ा ऑफ लेना, स्पेशली इस तरह के प्लेयरों को हम्म, जिन्होंने साल में, वो बाबर आजम ने जितनी गाड़ियां ली थी, बेचारे ने 2 साल से खड़ी है, बैठ रही, उसको नसीब नहीं हो रहा। वो जीटी खिला, मैंने आज तक उसको बैठा ही नहीं देखा, घर ही नहीं आता वो। तो थोड़ा अच्छा है बंदा फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ घूमता है थोड़ा सा, थोड़ा बैट हर वक्त बैटिंग 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 बैटिंग, वो थोड़ा सा 1 डेढ़ महीना, एक आधा जो 3 4 वीक वो दूर रहा है, उसका रिजल्ट जी। नजर आ रहा था, फिटनेस पे भी काम किया हुआ लग रहा था। चलो, चले बहुत ज्यादा बात हो गई, लगभग में 1 घंटा 20 मिनट के आसपास में। तो मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, और कुछ कुछ रह गए, बट मुझे लगता है कि काफी ज्यादा रात हो गई और काफी लंबी बातचीत हो गई है, तो फिर कभी और। लेकिन सोहेब भाई, बात करना बड़ा अच्छा लगा। मेरे ख्याल से अभी तक जितने मैंने इंटरव्यूज किए हैं, उसमें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल जो है मैं आज हुआ हूँ आपके साथ। तो होपफुली जो है आगे भी करेंगे, और आपके यूट्यूब चैनल के लिए बेस्ट ऑफ लक। और मैं भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाल दूंगा कि सोहेब भाई का चैनल है, और इनफैक्ट आपको तो हर कोई जानता है, बट जितना हो पाएगा हम लोग का करेंगे, और काम करते रहिए इसी तरीके से। और जल्दी से पीएसएल में इस बार अगर प्ले करेंगे, अगर होता है तो देखना है मुझे वो पुराना वाला सोहेब मकसूद। इंशाल्लाह इंशाल्लाह थैंक जिंदगी हर बार दूसरों को मौका देती है, दूसरा मौका तो बनता है एक बार फिर। यू, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, ओके, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट भाई।